brought to you by Infinix। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। मौज तो बहुत आ रही है, भले ही भूगोल की कक्षा में नक्शे में नंबर 0 बटे सन्नाटा आया हो, भले ही हमें पता ना हो कि ये इंग्लिश चैनल कहां पर है और ये जो देश है जिसको कभी कोई यूके बोल देता है, कोई ग्रेट ब्रिटेन बोल देता है, कोई इंग्लैंड बोल देता है, ये कहां पर है। कई लोग पीला पानी पीते हैं, कहते हैं हमको स्कॉच बड़ी पसंद है, ये भी नहीं पता कि कहां पर है कुछ लोगों को। पर बहुत सारे लोग तो हिंदुस्तान के विद्वान होते हैं, जैसे आप लोग अपने आप को खबरों से समादृत रखते हैं और राजनीतिक चेतना के लिए देखते हैं ये खास प्रोग्राम लल्लन टॉप का वीकली शो, जिसका नाम है नेता नगरी। आप मेरे प्रस्तावना से समझ चुके होंगे कि नेता नगरी में आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में। खूब रीलें बन रही हैं झोंक के, कोई उनका टीका दिखा रहा है, कोई गैया को खाना खिलाती हुई तस्वीर दिखा रहा है, कोई उनकी पत्नी जो ट्रे लेके आ रही हैं वो खुर्जा से पॉटरी गई थी या किसी और जगह से, इस पर चर्चा कर रहा है। और वो सारे व्हाट्सएप जोक्स तो चल ही रहे हैं कि हिंदुस्तान का बदला, आजादी के 75वें साल में, आदि इत्यादि। पर इस सारी चकल्लस से दूर हमें लगा कि कुछ गंभीर चर्चा होनी चाहिए विद्वानों के साथ इस बात पर कि ऋषि सुनक की पॉलिटिक्स क्या है। क्योंकि दुनिया अब उतनी भी छोटी नहीं रही जितनी हमें छोटे में लगती थी। क्योंकि अब दुनिया में कहीं एक तितली उड़ती है तो दूसरी जगह के बादलों का स्वरूप बदल जाता है। रूस और यूक्रेन आपस में युद्ध लड़ते हैं, हमारे यहाँ गेहूं पर दाम अच्छा मिल जाता है, लेकिन यूरिया का और बाकी चीजों का और तेल का संकट हो जाता है। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम रील के परे रियल में भी ये जाने कि दूर देश में और ऐसे देश में जिसके साथ हमारा एक बड़ा संबंध है, कॉलोनियल हिस्ट्री है, आजादी का और गुलामी का रिश्ता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का रिश्ता है डेमोक्रेसी का रिश्ता है, और ये रिश्ता है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वहां जाकर बसते रहे। और एक रिश्ता ये कि आज भी हमारे देश से बड़े पैमाने पर लोग वहां पर पढ़ाई के लिए या घूमने के लिए जाते हैं। तो दिलचस्पी बुरी चीज नहीं है, लेकिन आधा अधूरा गौरव गड़बड़ है। उसको पूरा करने के लिए नेता नगरी का ये पहला सत्र में 3 काबिल मेहमान एक एक करके आपका उनसे परिचय करवा देते हैं और उसके बाद बहेगी ज्ञान गंगा। हमारे साथ पहले मेहमान जुड़ रहे हैं स्वयं साक्षात लंदन से। इनका नाम है परवेज आलम, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कमाल की आवाज भी है, रेडियो पत्रकार भी हैं और बीबीसी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। परवेज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन लंदन टॉप। परवेज साहब, मैं समझूंगा कि आगे क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, किस तरह से बोलूंगा, इसलिए दुनिया को हर किसी न किसी लम्हे फिर वो इंतजार रहेगा कि ये तो बंदा वैसा नहीं है जैसा सौरभ द्विवेदी ने इसका इंट्रोडक्शन कराया था। हमारे साथ दूसरी मेहमान आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है गीता मोहन, मेरी काबिल दोस्त और टीवी टुडे नेटवर्क की फॉरेन अफेयर्स एडिटर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गीता। थैंक यू सौरभ। आई होप इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। और मुझे, जैसे सौरभ ने पहले कहा, कि थोड़ा अंग्रेजी बोलने का परमिशन है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज। आप तमिल भाषा बहुत अच्छे से बोलती हैं, कन्नड़ा बहुत अच्छे से बोलती होंगी, मुझे नहीं आती है। आपको हिंदी थोड़ी बहुत आती है, तो आपको तो वैसे ही अपर एज है। जो दक्षिण भारतीय राज्य है उनको वर्केबल लैंग्वेज आती है ना। तो आप किसी भी भाषा में बात कर सकती हैं, हिंदी, इंग्लिश, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बताने वाली हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं किंग्स कॉलेज लंदन और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े, और आप दुनियादारी की मास्टर क्लास में इनको देख चुके हैं, प्रोफेसर हर्ष वी पंत। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर पंत आपका नेता नगरी में। धन्यवाद सर। परवेज साहब, आप ही से शुरू करते हैं। और नितांत हमको भी कभी कभी बड़ा मन होता है ऐसे टीवी वालों की तरह सवाल पूछने का, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इंग्लैंड में रहने वाले भारतवंशी? इंग्लैंड में रहने वाले भारतवंशी बहुत प्रसन्नचित्त हैं। उनको ऐसा लगता है कि चाहे महंगाई आसमान को छुए, चाहे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जहां कहा जाता है, यानी रहने सहने की जो कीमत है, मतलब ये कि एनर्जी के प्राइसेस हैं, तेल के, गैस के, ये सब आसमान को छुए, दूध और पानी, इन सब चीजों के दाम बढ़े हैं। और जैसे मैंने बताया कि तेल और चाय, इसके भी दाम बहुत बढ़े हैं, तकरीबन 15 से 20-25% यहाँ यूनाइटेड किंगडम में। लेकिन जो भारतीय मूल के लोग हैं खास तौर पर, उनके लिए दिवाली हो गई, और दिवाली बड़ी शानदार रही। और वो ये कि ऋषि सुनक जो है इस देश के प्रधानमंत्री बने। दो तरह से देख लीजिए, वो पहले एशियन है, यहाँ एशियन कहा जाता है बार बार, इसलिए कि जो भी साउथ एशिया से लोग आए हैं बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वो हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी है। और ये बात जहन में रखने की होती है कि वो भले ही पाकिस्तान
से आया हो या बांग्लादेश से आया हो, लेकिन वो अगर 1947 से पहले आया तो क्या कहेगा अपने आप को, तो अल्टीमेटली वो ये कहेगा भारतीय मूल के लोग हैं। लेकिन ये कि फिर भी भारतीय मूल के नहीं कह के यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट एक्सप्रेशन ये है कि साउथ एशियन कह देते हैं। साउथ एशियन से भी अंग्रेज का दिल नहीं भरता, तो आमतौर पे यहाँ पिछले 30-40 साल से एक लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है, वो है एशियन। एशियन भी नहीं, एशियन एशियन तो वो यहाँ पे है। लेकिन ये कि बहरहाल जो भारतीय मूल के लोग हैं और जो हिंदू मूल के लोग हैं वो बहुत ज्यादा गदगद है इस बात पे कि ऋषि सुनक इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो भारतीय किसी न किसी तरह की राजनीति होती है उस पर सबकी नजर रहेगी, और साथ में ये भी रहेगा कि अब वो आए हैं तो ब्रिटेन का जो समझौता होने वाला है, फ्री ट्रेड डील जो भारत के साथ में, जिस पे एक अरसे से इस देश के लोगों की बहुत ज्यादा नजर लगी हुई है। हालांकि मुझे पता है भारत में कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है इस बात पे कि वो डील कब होगा कब ना होगा, लेकिन ये कि यहाँ बोरिस जॉनसन चाहते थे कि काश उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में ये काम हो जाए। भारत जाने के लिए भी उन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन ये कि वो हो ना सकी। और अब सिचुएशन ये है कि फिर एक बार सबकी नजरें इस बात पर हैं कि भारत के साथ में ब्रिटेन का ट्रेड डील हो जाए। तो मैंने बस संक्षेप तो नहीं लेकिन खासे विस्तार में मैं अपने इंट्रोडक्शन कर गया, तो इसलिए यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। देसी लोग बड़े खुश हैं इस बात पे कि अपना लल्लौ जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया। इंटरेस्टिंग। प्रोफेसर पंत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एकेडमिक सर्कल में जहाँ पर डिप्लोमेटिक अफेयर्स की बात होती है, पॉलिटिक्स की गंभीरता से बात होती है, वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी के इस नए लीडर के सामने के चैलेंजेस के बारे में किस तरह से बात हो रही है, खासतौर पर एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर? एक मसले का जिक्र तो परवेज साहब ने किया ही। देखिए, चैलेंजेस तो इनके सामने इतने ज्यादा हैं कि एक सरकार गिर गई, बोरिस जॉनसन नहीं संभाल पाए, लिज ट्रस नहीं संभाल पाई, अब सारा दारोमदार इनके ऊपर आया है। तो बहुत विकट समस्याएं हैं, और कुछ का परवेज साहब ने भी जिक्र किया कि किस तरह से जो आर्थिक हालत है वो इतनी खराब है कि मुझे नहीं लगता कि कंटेम्प्रेरी मेमोरी में हमने इतनी खराब हालत ब्रिटेन की देखी। और उससे बड़ा जो मुद्दा वहां पर देखने को मिल रहा है वो लैक ऑफ गवर्नेंस का। कभी ब्रिटेन एक 1970-80 के दशक में काफी परेशानी रही थी, लेकिन उसके बाद से हमने ऐसी स्थिति नहीं देखी कि ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ग्रिप में नहीं ला पा रही गवर्नेंस को। तो वहां पर जो इंटरनल फैक्शनलिज्म है, इंटरनल डिबेट्स हैं, उसको लेकर बड़ी कवायद चल रही है कि किस तरह से ऋषि सुनक साहब भले ही बन गए हों, और हम लोग कुछ लोग हिंदुस्तान में, कुछ लोग भारतवंशी जो जैसा परवेज साहब कह रहे थे ब्रिटेन में बड़े खुश हैं, लेकिन उसके बाद जो समस्याएं हैं क्या इनको भी ले डूबेंगी? और अगर ले डूबेंगी तो फिर आगे कंजर्वेटिव पार्टी का क्या होगा? और कंजर्वेटिव्स के बाद अगर लेबर को आना है, पावर में, सत्ता में आना है, तो इनको कहा जा रहा है कि भाई ये सिर्फ 18 महीने तक ही रहेंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद तो किसी और न किसी को बनना था, तो इनको बलि का बकरा बना दिया गया। तो इस तरह की कुछ बातें हो रही, लेकिन ये जरूर है कि ये मुझे लगता है एकेडमिकली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ब्रिटेन की डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा मार्कर है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है कि पहला जिसको पर्सन ऑफ कलर का दर्जा दिया जाता है कि नॉन वाइट एक प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, वो अपने आप में, आपको याद होगा सौरभ साहब, आपने कुछ डिबेट किए होंगे ट्रस, और जब सुनक की लीडरशिप का डिस्कशन चल रहा था उस समय ये बड़ा सवाल उठता था कि क्या ब्रिटेन तैयार है एक नॉन वाइट को एक्सेप्ट करने के लिए? तो मुझे लगता है वो सवाल का जवाब ब्रिटेन ने दिया है, ब्रिटिश पॉलिटिक्स ने दिया है। कंजर्वेटिव्स ने, और कंजर्वेटिव्स को, वो वैसे भी कंजर्वेटिव बाय डेफिनेशन कंजर्वेटिव पार्टी है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों से कंजर्वेटिव पार्टी को देखें तो जो बोरिस जॉनसन ने भी जो अपना कैबिनेट बनाया था वो एक वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कैबिनेट्स था। उसमें हर तरह के लोग शामिल थे, और एक ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी की जो शुरुआत हुई थी वो डेविड कैमरन ने करी थी, और उसके बाद वो धीरे धीरे होते होते बोरिस जॉनसन तक पहुंची, और यहाँ तक कैमरन साहब ने जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे कहा था कि बड़ी जल्दी कोई भारत मूल का प्रधानमंत्री बनेगा, और वो बड़ी जल्दी वो हो गया। उस समय किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन तो जो मुझे लगता है कि एक ब्रिटिश डेमोक्रेसी में का जो एवोल्यूशन है, अगर उसको हम देखें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत मूल के लोग, भारतीय मूल के लोग बड़ी मात्रा में लीडरशिप ले रहे हैं, और ऋषि सुनक साहब का वहां पर आना एक अच्छा संकेत है कि ब्रिटेन एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो समस्याएं हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टी के सामने हो या ऋषि सुनक के सामने हो, वो इतनी विकट है इस समय
कि ऐसा नहीं लग रहा कि उनका आने वाला समय कोई बहुत आसानी से अगले महीने कट जाएंगे, चाहे वो विदेश नीति का मसला हो या आर्थिक नीति का मसला हो या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ बनाने का मसला हो। ये ना भूला जाए कि वो वेस्टमिंस्टर में जो एमपीज बैठे हैं उनके सपोर्ट से बने हैं। कंजर्वेटिव रैंक एंड फाइल ने उनको कुछ ही हफ्तों पहले लिज ट्रस को ज्यादा वोट दिए थे, तो उनकी अपनी पकड़ कंजर्वेटिव पार्टी में भी उनको बनानी है। तो उनके सामने समस्याएं विकट हैं और दुनिया इस समय जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिस तरह का बना हुआ है, उसमें किसी भी लीडर के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उनके लिए और ज्यादा चैलेंजेस हैं क्योंकि ब्रिटेन ब्रेक्सिट के बाद अपनी आइडेंटिटी अभी तक संभाल नहीं पाया है। ब्रेक्सिट के बाद ये जो सवाल है कि ब्रिटेन किस दिशा में जाएगा, ब्रिटेन अपनी फॉरेन पॉलिसी और आर्थिक नीतियों को किस तरह से ऐसा बनाएगा जहां पर वो पोस्ट यूरोप अपनी आइडेंटिटी को तलाश पाए, वो सारे सवाल अभी वहीं के वहीं बने हुए हैं। और उसका नतीजा हमने देखा है कि 2 प्रधानमंत्री चले गए और तीसरे प्रधानमंत्री आए हैं, उनके सामने भी वही समस्याएं खड़ी हैं जो लिज ट्रस के सामने थी। ऑलराइट, थैंक यू हर्ष, विल कम बैक टू यू अगेन। गीता, हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल बयानबाजी हुई वो तो हमने खूब देख ली है ना, कि लगान से लगान तक बधाइयां ये वो, पर असल में भारत और ब्रिटेन के रिश्ते अभी कहाँ खड़े हैं? थोड़ा सा आप उस ट्रेड डील के बारे में विस्तार से बताएं। कंजर्वेटिव पार्टी की जब भारत रही तो भारत के साथ रिश्ते कैसे रहे, लेबर पार्टी के मुकाबले कैसे रहे, वो थोड़ा सा मेरे दर्शकों को समझाएं विस्तार से। सर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो हर्ष बोल रहे थे उस पे थोड़ा सा जानना चाहते हैं। हर बात पे इत्तेफाक रखते हैं हर्ष से, लेकिन एक इशू पर थोड़ा डिफरेंसेस हैं। जब उन्होंने कहा कि यूके एक एशियन डिसेंट लीडर ऑफ एशियन डिसेंट को चुनने के लिए तैयार था, मुझे नहीं लगता कि ब्रिटेन एक्चुअली तैयार था, क्योंकि अगर ये जनरल इलेक्शन होता, सवाल ये है सौरभ, अगर ये जनरल इलेक्शन होता, हर्ष के लिए भी, हर्ष अगर ये जनरल इलेक्शन होता तो क्या ऋषि सुनाक चुने जाते? क्या वो इलेक्ट हो पाते इन अ जनरल इलेक्शन इन द यूनाइटेड किंगडम? मुझे नहीं लगता। ये मौका था, 42 ईयर ओल्ड है, बहुत यंग है, ये पॉलिटिकल रिस्क वो अभी ले सकते हैं, बाद में शायद ना ले पाए। अपॉर्चुनिटी उनके जब उनके प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन सेशन था, जो पहला प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन सेशन था, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आया और मैंने वो अपॉर्चुनिटी लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जब बोरिस जॉनसन निकल गए और उसके बाद लिज ट्रस आई, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने ये बिल्कुल ही मेड श्योर कि कोई भी आ जाए, ऋषि सुनाक नहीं। और उसके बाद लिज ट्रस के जाने के बाद ऋषि सुनाक इलेक्ट हो रहे हैं इंटरनल प्रोसेस में, जहां पे बाकी कोई और मेंबर 100 एमपीज का सपोर्ट नहीं ला पाया, इसीलिए ऋषि सुनाक आज खड़े हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वहां पे एक इलेक्टोरल प्रोसेस जो लिज ट्रस के दौरान और लिज और ऋषि सुनाक के दौरान हुआ था, जहां पे एमपीज का सपोर्ट ऋषि सुनाक को था, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्राइमरी मेंबर्स हैं 170,000 विच मीन्स 1,70,000 के करीब, उसमें ऋषि सुनाक पीछे हो गए। तो इज द कंट्री रियली रेडी? नहीं। तो इसलिए जो आप ये डिबेट बोल रहे हैं कि भारत में बहुत लोगों ने कहा कि क्या भारत अब तैयार है, मुझे लगता है वो कंपैरिजन ही गलत है। पहली बात तो बहुत सवाल है कि क्या भारत तैयार है या नहीं ब्रिटेन की तरह। दूसरी बात, वहां पे भी इलेक्शंस नहीं हुए थे, इंटरनल प्रोसेस था पार्टी का, और यहाँ पे भी इलेक्शंस नहीं हुए। तो ये जो कंपैरिजन शशि थरूर और बाकी सब ने किया, मुझे लगता है वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं थोड़ा वॉर्प्ड था। अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी हमेशा से भारत के साथ या किसी के साथ भी डील करने में थोड़े इंटरनल हैं, थोड़े इनवर्ड लुकिंग हैं। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों फंसा हुआ था? काफी सारे पॉलिसीज हैं इमिग्रेशन पर्टिकुलरली को लेकर, वीजास को लेकर, जहां पर शायद ऋषि सुनाक की सरकार भी बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली है और कंजर्वेटिव पार्टी ही काफी स्ट्रिक्ट होता है। सोशलिस्ट लीनिंग वाला जो लेबर पार्टी है वो पावर में नहीं है। अगर आप देखें टैक्स कट्स जो लिज ट्रस ने किया वो अमीरों के लिए किया था। ऋषि सुनाक भी कहीं ना कहीं अपने कंस्टिट्यूएंसी को तो केटर करेंगे ही ना। और एफटीए की अगर बात करें तो अपने पहले दिन जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन सेशन में ऑलरेडी कह दिया, और उनके अपॉइंटमेंट्स को देखिए सौरभ, सुएला ब्रेवरमैन ने अपने रेजिग्नेशन से पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि इंडियंस ओवरस्टे देयर वीजास और एफटीए हो नहीं पाएगा जब तक ये प्रॉब्लम सुलझ ना जाए।
गीता एक सेकंड रुकूंगा। जो विद्वजन पहली बार ये नाम सुन रहे हैं, सुहेला ब्रेवरमैन एक नेताजी हैं, नेत्री हैं, यदि भाषा में लिंग का ठीक तरीके से ख्याल रखा जाए। और जो पिछली प्रधानमंत्री थी मोहतरमा लिज ट्रस, उनकी कैबिनेट में वो मंत्री थी, उनका इस्तीफा हुआ था। उनके बारे में ये बात बार बार दोहराई जाती है कि वो खुद एक प्रवासी मूल से आती हैं, मतलब उनके पुरखे भी माइग्रेट हुए थे। लेकिन अभी जो उनकी पॉलिसीज हैं वो इस तरह से हैं कि ब्रिटेन को अब बाहरियों के लिए इस तरीके से दरवाजे खोलने बंद करने चाहिए, अपने हितों की चिंता करनी चाहिए। ये कंजर्वेटिव पार्टी का भी इस मामले में सख्त स्टैंड रहता है, लेकिन सुहेला ब्रेवरमैन का खास तौर पर। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, सुहेला ब्रेवरमैन हो चाहे वो प्रीति पटेल हो, जितने भी एक्चुअली इंडियन ओरिजिन या एशियन डिसेंट, जैसे परवेज साहब ने कहा के लोग हैं, वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी के हैं और उनके लिए पार्टी और देश पहले है सौरभ। वो कोई भारतीय और या भारत के लॉयलिस्ट नहीं है, वो अपने देश के ब्रिटेन का ही लॉयलिस्ट होना चाहिए। तो क्यों नहीं वो वही के नागरिक हैं, वही के नेता हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? तो अगर उनको प्रॉब्लम्स हैं इमिग्रेशन से, देखिए अगर ये लेबर पार्टी होता तो पॉलिसीज में बहुत फर्क होता, लेकिन क्योंकि ये कंजर्वेटिव्स हैं, इनके पॉलिसीज हमेशा थोड़े हॉकिश रहे हैं बॉर्डर कंट्रोल, इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स को लेकर। तो आप इनके स्टेटमेंट सुन लीजिए। सबसे पहले दिन उन्होंने सुहेला ब्रेवरमैन ने किसी और वजह से रेजिग्नेशन दिया था, क्योंकि उन्होंने ईमेल्स में ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी कर दिया था, तो उनको पद से इस्तीफा देना कुछ वैसा ही था क्या जैसा हिलेरी क्लिंटन पर भी इल्जाम लगा था? समवॉट लाइक दैट। परवेज साहब ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन समवॉट लाइक दैट। तो जब उन सवाल पूछा ऑपोजिशन ने कि आपने सुहेला ब्रेवरमैन, जिसका इतना बड़ा ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, एंड यू गाइस टॉक अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, नेशनलिज्म पर था प्रॉपर। ये ऋषि सुनक से सवाल पूछा गया। ऋषि सुनक से प्रॉपर। दर्शक इस बात का ख्याल रखें कि सवाल पूछा गया। के मुकाबले ब्रिटेन में प्रधानमंत्री एक नियत दिन हर हफ्ते संसद में जाता है और विपक्ष के लोग उससे सवाल पूछते हैं और प्रधानमंत्री को उन सवालों का वहां पर मौजूद रहकर जवाब देना होता है। और इतना ब्रिलियंट था सौरभ वो पहला सेशन। परवेज साहब और हर्ष ने तो देखा ही होगा, इतना ब्रिलियंट था क्योंकि वो रिटॉर्ट्स जो है ना, एक 42-year-old यंग मैन, हाँ, जिस तरीके से रिटॉर्ट कर रहा था उसको देखने में बड़ा मजा आया। क्योंकि सुहेला पे क्या कहा उन्होंने? तो सुहेला पे जब ऑपोजिशन ने कहा कि देखिए नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच था, आपने इसे वापस कैसे रीअपॉइंट कर दिया, फिर से मंत्री बना दिया। खड़े होके बोला उसने कि ना केवल मैं इनको सपोर्ट करता हूं, मैं जानता हूं कि ये क्राइम और इमिग्रेशन पे ज्यादा रोक लगाएंगी आप लोगों से ज्यादा, क्योंकि लेबर पार्टी को ये लोग वैसे ही सोशलिस्ट लीनिंग, लेफ्टिस्ट लीनिंग मानते हैं, हाँ, यू नो, गरीबों की चिंता करने वाले टाइप। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों से ज्यादा, आप लोगों से ज्यादा ये ख्याल रखेगी कि क्राइम और इमिग्रेशन, बॉर्डर कंट्रोल पे ज्यादा जो कंट्रोल कर पाए वो ये कर सकती है, इसलिए मैंने इन्हें रीअपॉइंट किया। सुहेला ब्रेवरमैन को रीअपॉइंट करना अपने में एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है, स्टेटमेंट है, बिल्कुल, कि नई दिल्ली कितनी अपसेट थी उनके स्टेटमेंट को लेकर, लेकिन बावजूद उसके उनको नई दिल्ली अपसेट थी। इसके बारे में बताइए। क्योंकि जब ये स्टेटमेंट आया उसके बाद वो स्टेटमेंट डिटेल में बता दीजिए, एफटीए और इमिग्रेशन को लेकर जो सुहेला ब्रेवरमैन ने तो उन्होंने ये कहा कि यूनाइटेड किंगडम, बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न देश हैं, यूरोप और अमेरिका, जहां पर काफी सारे लोग जाते हैं और वीजास, लीगल वीजास लेके जाते हैं, लेकिन जब वीजा का पीरियड खत्म हो जाता है तो ओवरस्टे करते हैं इलीगली। यूके में ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अमेरिका में देयर इज अ फेमस सेइंग कि न्यूयॉर्क पहुंचते ही हडसन रिवर में अपना पासपोर्ट फेंक दिया जाता है और इलीगल इमिग्रेंट्स बन जाते हैं, चाहे वो, हम नहीं कह रहे कि बस भारतीय हैं। डेवलपिंग नेशंस में देखिए सौरभ, गरीबी बहुत है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। तो आप लोगों को समझना होगा कि अगर कोई यहाँ से जा रहा है, अपना देश, अपना जमीन, अपना घर छोड़ के कोई जा रहा है किसी भी देश में, तो प्रॉब्लम्स इंटरनल है, अपने हैं, फाइनेंशियल है, एनी विच वे। जब वहां चले जाते हैं तो ओवरस्टे करते हैं वीजा। तो सुहेला ब्रेवरमैन का स्टेटमेंट था एज होम सेक्रेटरी कि भारतीय जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो अपने वीजास को ओवरस्टे करते हैं वो भारतीय हैं, और इसीलिए अगर एफटीए में सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक कोई हो सकता है वो ये मुद्दा है, इमिग्रेशन और ओवरस्टेइंग, इलीगल। भारत और ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो कर लें,
लेकिन ये जो वीजा बीतने के बाद भी गैर कानूनी है, हाँ। क्योंकि आप तो एक इसीलिए मियाद नहीं तय हो हो रही पाएगा। है। हाँ। हाँ, इसीलिए डील नहीं हो पाएगा, उन्होंने ये जी। कह दिया था। तो ये भारत को बहुत ही ज्यादा अपसेटिंग लगा, और मतलब उनके लिए काफी अपसेटिंग था। तो इसके 2 दिन बाद एमईए जी। की ब्रीफिंग थी, और एमईए की ब्रीफिंग में उन्होंने कह दिया कि देखिए जो उन्होंने कहा, वॉट एवर शी सेड इज वो जो हर बागची साहब आते हैं, जी, अरिंदम बागची जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ? एमईए स्पोक्स पर्सन। हाँ जी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा हमारे लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाना जरूरी है कि एक एक मुद्दे की वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रुक नहीं सकता। लेकिन इंटरनली ये जाहिर सी बात है, इंटरनली उन्होंने ऑफिशियली नहीं कहा, लेकिन इंटरनली भारत काफी अपसेट था, और इसी वजह से अगले दिन ही लिज ट्रस के तब फॉरेन सेक्रेटरी और अब भी फॉरेन सेक्रेटरी है जेम्स क्लेवरली ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हुए कहा ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल विल दोनों की तरफ, दोनों साइड में है, ताकि एफटीए जल्द से जल्द कंक्लूड हो। ये देखिए, एफटीए भारत के लिए नहीं सौरभ, यूके के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रेक्जिट के बाद उनकी भी हालत खराब है। बिल्कुल। अच्छा, परवेज साहब आपकी तरफ रुख करता हूँ। मेरे सामने एक स्टेटमेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है उनका, कि डेविड कैमरॉन ने कंजर्वेटिव पार्टी को आधुनिक बनाया, धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व तेजी से बढ़ा। अब भाई साहब, हम लोग तो हिंदुस्तान में देखते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारी पार्टियां हैं, कई पार्टियां तो ऐसी हैं जो टैक्स का पैसा बचाने के लिए बन जाती हैं पार्टियां, उस पर अभी चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की है। तो जरा यहाँ की जनता को पहले थोड़ा ये लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी का इतिहास बताएं, और फिर इनमें जो बदलाव हो रहे हैं वो बता दें परवेज साहब। पे तो यहाँ पे 2 पार्टियां रही हैं यूके में, और यूके का मतलब है जिसमें कि इंग्लैंड आता है, जो कि सबसे बड़ा देश है इस पूरे समूह में, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, इस तरह से हम लोग इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो यहाँ पे आमतौर पे 2 ही पार्टियां रही हैं, लेकिन अब पिछले कुछ दशकों से 3 पार्टियां हो गई। तो जो 3 मुख्य पार्टियां हैं, उसमें जो आजकल सत्ताधारी पार्टी है उसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, लेकिन बहुत प्यार से लोग इसको टोरी पार्टी कह देते हैं, और ये एक्सेप्टेबल है। ये एक्सेप्टेबल है, मतलब कि टोरी खुद अपने आप को टोरी कहते हैं, तो इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं। क्यों, मतलब इसको क्या, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? ये कंजर्वेटिव, ये बड़ा मुश्किल सवाल किया, इसके लिए मुझे एक बार फिर से किताबों को रुख करना होगा, और वो मैं करना नहीं चाहता किसी भी कीमत पे। दूसरी बात यह है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो है लेबर पार्टी। हाँ। तो आमतौर पे जो संघर्ष रहा है वो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के दरमियान में रहा है। तीसरी पार्टी लिबडेम्स है, इनको सोशल डेमोक्रेट्स कहते थे, कभी लिबरल डेमोक्रेट्स कहते हैं। ये 2010 में साहब इन्होंने कोएलिशन गठबंधन सरकार बना ली थी डेविड कैमरन के साथ में, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के होते थे। तो ये तो छोटा सा इसकी पृष्ठभूमि होगी। अगर परवेज साहब हम थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो जो चर्चिल थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। जी हाँ, वो चर्चिल जो है, विंस्टन चर्चिल जो है, वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। और ये मार्गरेट थैचर कंजर्वेटिव पार्टी की थी। 1979 में 1979 में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इस देश की, और उनकी अब आपने एक थोड़ी सी कहानी और सुन लीजिए, क्योंकि आपने कहा था कहानी किस्सों का भी प्रोग्राम है, तो इसमें ये दिलचस्प किस्सा है, ये राजनीतिक किस्सा है। ये मैं इसलिए कि अभी हर्ष भाई ने कोई बात कही थी, उससे जोड़ने की कोशिश करूंगा कि कनेक्टिंग डॉट्स कैसे कहां तक मेरे लिए मुमकिन है। 1979 में मार्गरेट थैचर चुनी जाती हैं, और बड़ी दक्षिणपंथी नेता हैं ये, और 1980 के आसपास कहीं जाके एकदम से इनकी जो लोकप्रियता है वो खत्म होने लगती है। 1982 तक तो खबरें ये थी कि शायद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़े, इसलिए कि मुल्क में रिसेशन था। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन वगैरह की बातें बहुत ज्यादा कर दी थी मिसेस मार्गरेट थैचर ने, जिसके लिए वो आज भी याद की जाती हैं, मशहूर की जाती हैं। और ज्यादातर लोग जो हैं देश में उनसे नाराज थे, चाहे वो उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के लोग हों या लिबरल पार्टी के लोग हों। और मुमकिन है कि अगर इलेक्शन होता तो मार्गरेट थैचर हार जाती, लेकिन उसके बाद में फिर आ जाता है 1982 का दौर, जिसमें फॉकलैंड्स नाम की एक छोटी सी जगह है अर्जेंटीना के नजदीक। वहां पे अर्जेंटीना को अचानक सोते सोते ख्याल आता है कि ये तो हमारा अभिन्न अंग रहा है। अभिन्न अंग बहुत लोग मानते हैं देश के किसी न किसी हिस्से को, और वहां वो कब्जा कर लेते हैं। और मार्गरेट थैचर जो है वो एकदम आयरन लेडी कहलाने लगती हैं, खड़ी हो जाती हैं। वो कहती हैं किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ओवर माई डेड बॉडी। फौजें भेजती हैं, और उसमें यूनाइटेड किंगडम जो है वो जीत जाता है उस लड़ाई में।
और उसके बाद सोचिए मार्garet थैचर, जिनके जाने का जमाना था, जिनको राइट ऑफ कर रखा था लोगों ने, और लोग ये कह रहे थे कि ये तो गई, अब इनके वापस आना बड़ा मुश्किल है, और कंजर्वेटिव पार्टी का भी आना बहुत मुश्किल है। मार्garet थैचर जो है वो बिल्कुल कुर्सी से चिपक के रह गई, बेनतहा मजबूत हुई, और 1990 तक वो देश की प्रधानमंत्री रही, और बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री रही। ऐसी प्रधानमंत्री रही कि आज जो भी टोरी बच्चा पैदा होता है या बड़ा होता है, नौजवान होता है, वो मार्garet थैचर को अपना एक तरह से गुरु मानता है और उनके नक्श कदम पे चलने की कोशिश करता है। लिज ट्रस जब प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने मेकअप भी, बाल भी, हाथ में पर्स भी, और कुछ चलने फिरने का अंदाज भी, बातचीत का अंदाज भी किसी हद तक मार्garet थैचर जैसा कर लिया था कि शायद लोग ये सोचें कि एक और मार्garet थैचर आने वाली है कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप संभालने के लिए, लेकिन खैर बहरहाल उनका कुछ और हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि वो टिक गई। 1990 में मिसेस थैचर हटाई जाती हैं अपनी पोस्ट से, इसलिए नहीं कि वो इलेक्शन हार गई, इसलिए कि यही कंजर्वेटिव पार्टी थी जिसने पिछले दिनों इतनी लीडरशिप में फेरबदल की। इसी में एक माइकल हेजल्टाइन हुआ करते थे जो कि अपने आप को असल मानों में लीडर समझते थे कि मार्garet थैचर की जगह उनको होना चाहिए। उन्होंने चैलेंज किया और टोरी पार्टी ने आपस में ही फिर ये तब्दीली ये की कि मार्garet थैचर को हटा दिया। जॉन मेजर आए। अब जॉन मेजर इस कदर ड्राई खुश्क किस्म के आदमी थे कि उनकी शक्ल देख के बहुत से लोग सोने की कोशिश करते थे जिनको नींद नहीं आती थी। तो ये उनकी शख्सियत का हिस्सा था, और ये तय बात थी कि अगर वो आगे जब इलेक्शन लड़ेंगे यानी 1992 में, तो बुरी तरह से हार जाएंगे। और लोग यहाँ अखबार भी सब ये दावा कर रहे थे कि लेबर पार्टी जीतने वाली है 1992 के इलेक्शन में, और नील कनक जो उसकी लीडर हैं वो जीतने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जॉन मेजर भी जीत गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, और उसके बाद में फिर 1997 तक वो प्रधानमंत्री रहे। 1997 में लेबर पार्टी जीतती है टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में लीडरशिप में, और टोनी ब्लेयर के लीडरशिप में भी तब जीतती है जब वो लेफ्ट विंग से होकर थोड़े से सेंट्रिस्ट हो जाते हैं और थोड़े से राइट विंग पॉलिटिशियन हो जाते हैं लेबर पार्टी में, तब कहीं जाके वो जीतती है। अब हर्ष भाई, मैं ये जवाब ये दे रहा था, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं इनके सामने, ऋषि सुनक के सामने, और ये भी नहीं कह सकते कि अभी 1 महीने टिकेंगे या 3 महीने टिकेंगे। लेकिन ये 2 मिसालें ऐसी हैं जिसमें जॉन मेजर की भी, कि ये जाने वाले लोग थे। ये मिसेस मार्garet थैचर 1982 में रुखसत हो चुकी थी, लेकिन सियासत में कब ऐसी लहर चलती है, क्या ऐसा हो जाता है कि आप टिक जाते हैं। तो ये समझिए कि ये जो इनकी प्रार्थनाएं हैं ऋषि सुनक की, जो उन्होंने इतना गौ पूजन किया है और जिन्होंने इतना बल्कि भक्ति दिखाई है हर तरह की, काश की उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो स्वीकार की जाएं। और बहुत मुमकिन है कि ब्रिटेन में अगर 3 महीने में ये किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं, देश की सबसे बड़ा सवाल है अर्थव्यवस्था, उसको अगर संभाल सकते हैं तो ये समझ लीजिए शायद टिक भी सकते हैं। आज के वक्त अगर इलेक्शन होगा तो ये समझिए ऋषि सुनक हो या कैंटरबरी के आर्च बिशप हो या मतलब कोई भी बड़े से बड़ा लीडर हो कंजर्वेटिव पार्टी का, ये तो मैंने इसलिए कहा कि धार्मिक, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा एलिमेंट क्रिएट करना चाह रहा था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन लेबर पार्टी 30% से आगे है कंजर्वेटिव पार्टी के मुकाबले में। और अगर आज इलेक्शन होता है तो लेबर पार्टी इस मुल्क का इलेक्शन जीत जाएगी। तो मतलब इसका हिंदू मुसलमान से भी ताल्लुक नहीं है, भारत से भी ताल्लुक नहीं है। मैं गीता आपको भी थोड़ा सा जवाब दे रहा हूं इसमें कि ये कहना कि अभी ये तय नहीं हुआ कि वो एज एन इंडियन एक्सेप्ट किए जाते हैं नहीं किए जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आज की तारीख में इलेक्शन होता है तो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, भारतीय हो, पाकिस्तानी मूल का हो, कहीं का भी हो, वो इलेक्शन हार जाएगा और लेबर पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी और सर कीर स्टारमर जो उसके नेता हैं वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मतलब ये हुआ कि इसमें इंडियन नॉन इंडियन अभी नहीं आ रहा है। ये बात ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर फर्ज कीजिए कि आम लोगों के सामने जाएगा जब इलेक्शन, तो क्या इस देश के लोग ऋषि सुनक को एक्सेप्ट कर पाएंगे? ये सवाल अपनी जगह ओपन एंडेड है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये देश काफी आगे बढ़ चुका है। जैसे इस देश के एक प्रधानमंत्री बन सकते थे जो लेबर पार्टी के लीडर थे, एड मिलीबैंड। 2 भाई थे, डेविड मिलीबैंड और एड मिलीबैंड। और दोनों में मतलब ये था कि शायद डेविड मिलीबैंड को बनना चाहिए था मतलब लीडर, लेकिन बहरहाल इन्होंने, एड मिलीबैंड ने कहा कि साहब मैं बनूंगा। डेविड अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एनजीओ सेक्टर में घुस चुके हैं, बहुत अच्छा काम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो एड मिलीबैंड सोचिए लीडर हो गए, ज्यूइश ओरिजिन के हैं थे इसलिए, और ये था कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो पार्टी ने जब उनको इलेक्ट कर लिया, मैं आपके सामने एक नई बात रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो पार्टी का ये एक्सेप्ट कर लेना कि आप इलेक्शन हारे या जीते,
आप हमारे नेता हैं। मैं समझता हूं ये है शायद एक माइलस्टोन हम सबके लिए। तो वो वहां तक पहुंच गए थे, लेकिन वो बहरहाल इलेक्ट नहीं हो पाए और उसके बाद फिर वो कहानी बदल गई। तो इसी तरह से मैं ये कहूंगा कि जैसे ऋषि सुनक हैं, जब कंजर्वेटिव पार्टी ने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया कि भाई ये हिंदू है या इंडियन ओरिजिन का है, ये एशियन ओरिजिन का है, एक बार जब इलेक्शन होगा तो पता नहीं, ये जो बहुत सारी कंजर्वेटिव सीटें हैं जिनको रेड वॉल कहा जाता है, जहां पे लेबर जो है वो इंतजार में है आने के लिए, और वहां बहुत सारे जो खासतौर पे मार्जिनल जो सीटें हैं जहां पे कि लेबर पार्टी जीतने वाली है तकरीबन, वहां पे ये ऋषि सुनक हमें हराएगा जिताएगा, इस सवाल पे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और उसका दो टूक जवाब ये दे दिया कि ये इशू इतना अहम नहीं है जितना कि इंसान की लियाकत, काबिलियत, योग्यता। तो मैं समझता हूं, मैं थोड़ा सा इस देश के समर्थन में अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, इतने साल से यहाँ पे रहता हूं, तो मुझे लगता है ये डाइवर्सिटी के नाम पे बहुत अच्छी बात हुई है। इसका हमको स्वागत करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हम यहाँ इस मकाम तक आ गए। और हर बार ये ना कहें कि देखिए वो इंडियन था हार गया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज, जैसे मैंने कहा कि कोई भी खड़ा हो जाएगा लेबर पार्टी के सामने, वो हार जाएगा, तो ऋषि सुनक भी खड़े होंगे तो हार जाएंगे, बुरी तरह से हारेंगे। लेकिन इसलिए नहीं हारेंगे कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए हारेंगे कि यहाँ लेबर पार्टी उनसे बहुत आगे है। अच्छा, ये बताइए परवेज साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। एक यहाँ पे बड़ा हल्ला कटा था, लोगों ने बड़ा गूगल किया ब्रेक्जिट, फिर उसके बाद एक मीम चला था यहाँ हिंदुस्तान में बड़ा पॉपुलर, एक छोटा बच्चा है रोता हुआ जा रहा, कह रहा मेरे से गलती हो गई, मुझे मारो। ब्रेक्जिट को लेकर जोक्स अपार्ट, अभी क्या डिस्कोर्स चल रहा है? ब्रेक्सिट ने इस देश को पूरी तरह से थोड़े थोड़े टुकड़ों में बिल्कुल बांट के रख दिया। मतलब ये तो अपनी जगह तय है। मेरी अपनी एनालिसिस ये कहती है, जो तज्जिया है, विश्लेषण है, वो ये है कि 2016 में डेविड कैमरन, जो देश के प्रधानमंत्री होते थे, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे, उन्होंने रेफरेंडम कराया और रेफरेंडम में ये बात हुई कि सब लोगों ने ऑप्ट किया कि हम ब्रेक्सिट यानी कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए कि हमारी जो प्रभुसत्ता है, सॉवरेंटी है, उसको यूरोप से खतरा है। बहुत सारी बातें हुई और उसमें जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह के झूठ बोले गए दोनों पक्षों की तरफ से, खासतौर पे उन लोगों की तरफ से जो ब्रेक्सिट चाहते थे और बहुत ही एक्सट्रीम राइट विंग को देश को ले गए थे। एक बहुत बड़ा फैक्टर तो उसमें यह था कि इमिग्रेंट्स आए चले जा रहे हैं, जो यूरोपियन यूनियन है वो अपने बॉर्डर्स खोल रहा है। कल को अगर आप फर्ज कीजिए रोमानिया में है तो यहाँ पे आ जाते हैं, किसी तरह से रोमानिया पहुंच जाइए, किसी तरह से बल्गेरिया पहुंच जाइए, किसी तरह से हंगरी आ जाइए, या जो भी बॉर्डर्स, जो भी मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, और उसके बाद में आप यूके में आ जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम में आ जाएंगे। ये देश चूंकि छोटा है, आइलैंड है, एक हमेशा से इसकी जहनियत थोड़ी सी इस मामले में रही है कि लोग आ जाएंगे तो जगह कहाँ है, जमीन ही नहीं है यहाँ पे रहने के लिए, उस तरह की कहीं ना कहीं भावना थी। तो उस वजह से इन्होंने ज्यादातर लोगों ने ज्यादातर क्या मतलब थोड़ी सी परसेंटेज ने ये फैसला किया कि नहीं, देश को अब यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना है। उससे हुआ ये कि कंजर्वेटिव पार्टी है, उसमें दो ग्रुप थे, लगभग यूं समझ लिए 50%, 49% और 51% का फर्क होगा, इस तरह का कुछ था मामला कि कौन ब्रेक्सिट चाहता है, कौन रिमेनर है यानी कि ईयू में चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि लेबर पार्टी में भी दो खेमे थे कि आधे लोग चाहते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन में रहें और बाकी लोग चाहते हैं कि वो निकल जाए, ब्रेक्सिट कर जाए। लिब डेम्स का भी ज्यादातर में यही हाल था किसी हद तक, और दूसरी पार्टियों भी। तो मतलब क्या हुआ कि देश कैसे बटा कि पार्टियां अपने आप में बढ़ गई, मतलब उनके अंदर ही कई फैक्शंस हो गए। तो 2016 में जो हुआ ये ब्रेक्सिट और उसका फैसला, उसके जो रिपरकशंस हैं आज ये देश उसको भुगत रहा है। मैं अपने मतलब थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जाहिर कर देता हूं कि मैं ब्रेक्सिट के खिलाफ था। मैंने यहाँ पे जब वोट डाला तो मैं रिमेनर था और मैं यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने रहना चाहता था इस देश को, क्योंकि मैं समझता था कि अगर आप किसी बड़े एक देश का हिस्सा हैं तो जाहिर सी बात है आपकी पॉलिसीज भी उसी हिसाब से काफी वाइडेन होती हैं, आप खुले दिमाग के होते हैं। ह्यूमन राइट्स की जो रिकॉर्ड्स हैं वो यूरोप के ज्यादा अच्छे हैं, इस मुल्क के इतने अच्छे नहीं हैं। बहुत सारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं यूरोप में ज्यादा बेहतर हैं। यूके जो है वो सिमटना चाहता है अपने आप में कि मेरा पाउंड जो है कहीं यूरोप में ना बदल जाए, मतलब यूरो में ना बदल जाए। तो ये थोड़ी सी तंग नजर और तंग जहनियत वाला मामला था ब्रेक्सिट में होने। अब ब्रेक्सिट तो हो गया, हकीकत है, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, इस देश में भी स्वीकार कर लिया। लेकिन हमसे ये वादा किया गया था, यानी इस देश में जो रहने वाले लोग हैं, कि ब्रेक्सिट होगा तो ये समझिए देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा।
इस देश में जगह जगह खुशहाली के गाने गाए जाएंगे, इस देश में यूनिवर्सिटीज की फंडिंग आसमान पे पहुंच जाएगी, इसलिए हम जो पैसा देते हैं वो यूरोपियन यूनियन वाले ले जाते हैं। इस देश में बॉर्डर्स बड़े सिक्योर होंगे, कहीं कोई फालतू के लोग यहाँ पे बाहर नहीं आ सकेंगे। हुआ कुछ भी नहीं, स्थिति बद से बदतर होती चलेगी। मतलब ये कि जो लोग पहले आते थे, जो अब वो बेचारे और ज्यादा बड़ी तादाद में आने लगे। मतलब ये कि बोट से जो नौकाएं होती है ना फ्रांस के जरिए से, और बहुत सारे जो पानी है बीच में, वहां एक बड़ी तादाद में जो वो लोगों का आना शुरू हो गया। तो ब्रेक्सिट ना तो उनको रोक सका, ब्रेक्सिट जो देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति थी उसको नहीं रोक सका, और देश जो है वो अपने बॉर्डर को भी इसलिए सिक्योर नहीं कर सका कि जैसे एक यहाँ पे बहुत टेक्निकल मामला है, बस मैं ये कह के फिर खामोश हो जाऊंगा। वो मामला ये है कि यहाँ नॉर्दर्न आइलैंड है। अब नॉर्दर्न आइलैंड जो है ये देश मतलब टूट जाएगा, बिखर जाएगा जिस दिन ये कहेगा कि नॉर्दर्न आइलैंड हमारा हिस्सा नहीं है। तो कहते हैं नॉर्दर्न आइलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, अटूट अंग है। अब उसमें हुआ ये कि जो नॉर्दर्न आइलैंड है वो लैंड लॉक्ड है एक लेवल पे, कि उसकी जो जमीन है, उसका जो लैंड है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से मिलता है, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन में है। तो ब्रिटेन में जब आप जाते हैं ब्रिटेन से, यानी यहां लंदन से मिसाल के तुम नॉर्दर्न आयरलैंड, तो कोई वीजा नहीं है, कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई बॉर्डर्स नहीं है, इसलिए कि एक मुल्क है। लेकिन वहां पे एक अरसे से ये चला आ रहा है, एक परंपरा है, एक कन्वेंशन है कि नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में भी वीजा नहीं है, कोई बॉर्डर चेक पोस्ट नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपने यहां से कोई सामान भेजा तो आप नॉर्दर्न आयरलैंड भेजेंगे, लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि नॉर्दर्न आयरलैंड से वो सामान जो है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में चला जाए। तो यूरोपियन यूनियन को इस बात पे सख्त एतराज है कि या तो आप बॉर्डर कंट्रोल लगाएं वहां पे, यानी इसलिए कि भाई जब आप हमसे अलग हो गए, ब्रेक्सिट हो गए, आपने ईयू से नाता तोड़ लिया, तो ये आपने क्या झिरी खोल रखी है जिसके जरिए से आप इधर आते हैं इधर जाते हैं। तो इस देश के सामने एक बड़ा भारी संकट ये भी है हर्ष भाई, जो आपने सारी बातें गिनाई थी वो बिल्कुल ठीक कही थी, लेकिन एक चीज इसमें ये भी जोड़ दीजिए कि नॉर्दर्न आयरलैंड का खतरा इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऋषि सुनक के सामने भी वो बहुत बड़े संकट की तरह से है, इसलिए कि वहां पे अब फिर से ताजा इलेक्शन होने वाले हैं नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो ऋषि सुनक के हिस्से में आए हैं। प्रोफेसर हर्ष, सिर्फ एक बात जो गीता ने कही थी और जो मुझे लगता है परवेज साहब ने उसको थोड़ा सा साफ किया, मैं भी वो बात को दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि जो ब्रिटेन की राजनीति है उसमें मूलभूत परिवर्तन आया है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। दोनों पार्टीज, लेबर हो चाहे कंजर्वेटिव हो, दोनों ने अपने आप को मॉडर्नाइज किया है। और कंजर्वेटिव्स के लिए खासकर ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कंजर्वेटिव्स के लिए कहा जाता था कि ये तो नए ग्रुप्स को शामिल ही नहीं कर पाएंगे अगर ये कंजर्वेटिव ही बने रहेंगे। तो उन्होंने जिस तरह से एक्सपैंड किया है दूसरी कंस्टिट्यूएंसीज में, वो जो ऋषि सुनक एक तरह से उसके मार्कर हैं कि ऋषि सुनक वहां तक पहुंच गए हैं। और उस समय भी जब लिज ट्रस के सामने सुनक साहब खड़े थे, कई ओपिनियन पोल्स ये बता रहे थे कि अगर जनरल इलेक्शन होता है तो ऋषि सुनक वाज अ बेटर कैंडिडेट टू विन इलेक्शन vis-a-vis लिज ट्रस। लिज ट्रस का सपोर्ट कंजर्वेटिव पार्टी में था, लेकिन ऑल ओवर द नेशन ऋषि सुनक वाज सीन एज अ बेटर कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू सर्टेन ओपिनियन पोल्स। अब वो गलत हो सकता है। Only certain Harsh. Yes, but I think that argument I think is dead in the water. कि भारत कोई देखिए, इतने सारे लोग आज इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर वहां पर बैठे हैं, होम सेक्रेटरीज एक के बाद एक आपको भारतीय मूल के लोग मिले हैं। मुझे लगता है वो आर्ग्यूमेंट ही खत्म है कि अब आप भारत मूल के हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं, पश्चिम मूल के हैं, कहाँ कौन से मूल के हैं, वो सब। अब जो बात परवेज साहब ने की बहुत क्योंकि देखिए टेक्निकल बात हो गई है आज कि ये आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो जो लिज ट्रस आई थी वो आइडियोलॉजिकल बेंट अप माइंड लेकर आई थी कि मुझे तो मार्गरेट थैचर बनना है, मुझे तो टैक्स कट करना है और मैं टैक्स कट से ग्रोथ को रिवाइव करूंगी। बिल्कुल, नतीजा ये हुआ कि वो बैठ गई, इकोनॉमी बैठ गई। नो, आई एग्री Harsh, I agree with one thing कि the dynamics and the entire landscape यूनाइटेड किंगडम का बिल्कुल बदल गया। आई अग्री विद यू ऑन दैट, चाहे वो लेबर पार्टी हो चाहे कंजर्वेटिव। इनफैक्ट जॉर्ज ऑसबॉर्न ने एक्चुअली कहा कि इट्स इंटरेस्टिंग
कि जो पहला एशियन डिसेंट का प्रधानमंत्री है वो लेबर पार्टी का ना होकर कंजर्वेटिव्स का है। तो डेमोग्राफी, वो लैंडस्केप बदलना, लॉट ऑफ पीपल ऑफ कलर, जेम्स क्लेवरली जो आज भारत में है, बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन फिर भी द कंपैरिजन ऑलवेज हैज टू बी रियल। ये जनरल इलेक्शन नहीं है। जब परवेज साहब ने कहा कि आज अगर इलेक्शंस होते हैं तो चाहे वो भारतीय मूल के हो, एशियन डिसेंट हो या ना हो, कंजर्वेटिव हारेगा, लेबर जीतेगा। लेकिन लेट्स गिव ऋषि सुनक टाइम। अगर वो परफॉर्म कर लेते हैं तो शायद ओपिनियन पोल अलग दिखने लगेगा 1 साल या 1.5 साल बाद। Having said that, ये फिर भी जनरल इलेक्शन नहीं था। What I'm trying to say is that is the country prepared? बहुत सारे लोग थे। ये तो प्रोसेस है ना, पॉलिटिकल प्रोसेस। सो भारत में भी तो ऐसे ही, भारत में भी तो पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है, हम प्रधानमंत्री को थोड़ी चुनते हैं। तो सबको पता है, अगर बिना फेस के बहुत कम। But I think at the end of the day, conservatives I think have chosen a leader. They have taken a risk. Now that risk has to be appreciated by everyone. मुझे लगता है it's the other way around. Democracy. Rishi Sunak has taken a risk at 42. Both sides have. Well, let's agree that both sides have. इसमें मैं माफ करिए, ये बिल्कुल वैसा लगेगा कि जैसे हंसों के संवाद में कौआ दाखिल हो रहा है। कई बार गीता क्या होता है कि जब आप एक बड़े पद पर पहुंचते हैं तो आपको एक अलग किस्म की लेजिटिमेसी मिलती है। मैं यूपी का आपको बिल्कुल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एग्जांपल देता हूं। उत्तर प्रदेश में जब मायावती पहली बार सीएम बनी 1995 में, तो उनके काडर को और दलित वर्ग को लगा कि अरे ये मुमकिन है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। दे रीग्रुप, दे रीअलाइन। तो वो जो एक सिंबोलिज्म जाता है ना कि आप बन सकते हो, आप बन गए हो। बराक ओबामा के बनने के बाद से एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज तो हुआ ही है ना। या वही आप राइट विंग वालों की जो वापसी हो रही, चाहे वो इटली हो या दूसरे मुल्क हो, तो वो एक फेथ का मामला हो जाता है। बट यहीं पे सौरभ, स्टिकिंग टू यूपी, ये कहना चाहूंगी कि आई होप जो मायावती ने किया, नेशनल पार्टी नेशनलाइज करना, दलित कॉज और कास्टिज्म को एक नेशनल लेवल पे ले जाकर जीत हासिल करना, वो नहीं कर पाई। आई होप ऋषि सुनक वो ना करे। ऑलराइट। एक बात रह गई थी वो सुहेल ब्रेवरमैन के बारे में। जी परवेज साहब। और मुझे लगा कि मैं कुछ थोड़ी सी उसमें टिप्पणी जरूर करूं। प्लीज। गीता मोहन और हर्ष भाई, आप क्योंकि ये डिप्लोमेसी को बहुत ज्यादा नजदीक से समझते हैं और राजनीति को भी, तो है ये कि ये जब सवाल हुआ तो लोगों ने कहा कि साहब एक तरफ तो ऋषि सुनक इंटेग्रिटी की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसी महिला को या एक ऐसे राजनीतिज्ञ को, पॉलिटिशियन को होम सेक्रेटरी बना दिया जिसपे कई आरोप लगे थे। और उसमें एक आरोप ये था कि की सुरक्षा को जिससे खतरा पैदा हो सकता था कि एक ईमेल जिसको नहीं जानी थी उसको भेज दिया आपने, और वो कॉन्फिडेंशियल ईमेल थी। होम ऑफिस यानी कि गृह मंत्री के यहाँ से अगर ऐसी को पोस्ट गलती से किसी और के पास चले जाए, उस तरह का मामला, गोपनीय मामला, तो इस पे बात हुई कि ये उन्होंने बहुत गलत हरकत की ऋषि सुनक ने। कुछ लोगों ने यहाँ पे उसको इस नजर से देखा कि ऋषि सुनक कोई पसंद नहीं करते सुहेल ब्रेवरमैन को, इसलिए कि वो तो हमेशा से उनके खिलाफ हो रही थी और हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं वो दूसरों का साथ दे रही थी। शायद सुहेल ब्रेवरमैन का जो कैबिनेट मंत्री का जो पीरियड है उसे छोटा करने के लिए, और छोटा करने के लिए उन्होंने उनको मंत्री बना दिया, इसलिए कि अब ये आरोपों से घिरी रहेंगी। ये एक्सट्रीम राइट विंग है कंजर्वेटिव पार्टी का, जिसको सुहेल ब्रेवरमैन रिप्रेजेंट करते हैं। उसको कमजोर करने का एक तरीका तो ये है कि उसको पार्टी से आप सत्ता से बाहर निकाल दीजिए, यानी कि कैबिनेट से बाहर कर दीजिए। लेकिन वो ऋषि सुनक खतरा बोल नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो खुद ही दावा करते हैं कि भाई मैं तो राइट विंग का आदमी हूँ, मैं तो लेफ्ट विंग हुई नहीं। तो इसलिए उसमें यह था कि सुहेल ब्रेवरमैन को लेना जरूरी था, इसलिए कि खाना पूरी करने के लिए। लेकिन उन्होंने एक ऐसे शख्स को लिया है जो शायद हफ्ता 10 दिन से ज्यादा टिक ना पाए अपने पोस्ट में, और इस तरह से उन्हें बड़ी आसानी से छुटकारा मिल जाएगा सुहेल ब्रेवरमैन से। परवेज साहब, इसमें ऑपोजिशन ने ये भी कहा, ये एक एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्होंने ये अटैक किया था ऋषि सुनक पर, जब उन्होंने कहा कि ही हैज साइंड अ डील विद द डेविल, कि उन्हें सुहेल ब्रेवरमैन और उनके जितने भी बाकी एमपीज हैं उनका सपोर्ट चाहिए था, ताकि गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी जो ऋषि सुनक कह रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी नजर आए। तो ही साइंड अ डील विद द डेविल। एक मुझे मौका लगे तो एक छोटी सी कहानी और सुनाता चलूं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में हम तो इस मनुष्य योनि में आए इसलिए हैं क्योंकि यहाँ कहानियां सुनने का और सुनाने का सुख है। अच्छा,
ठीक सुनाइए। है, ऐसा है कि मशहूर पत्रकार और हम जिनको एक जमाने में की मैं बात कर रहा हूँ, कभी आदर्श मानते थे, जबरदस्त पत्रकार एमजे अकबर, ठीक है ना। एमजे अकबर बहुत जबरदस्त इंसाइसिव चीजें लिखते थे, क्या खूबसूरत लिखते थे उस जमाने में। और बहरहाल उन्होंने कहीं किसी चीज की एनालिसिस की थी, एक भारतीय राजनीतिक के नाम में उनका नहीं लूंगा, लेकिन ये कि वो अगर आपके साथ हैं तो भी जख्म है, और अगर आपके साथ नहीं है, बाहर है, तो बहुत बड़े जख्म। अच्छा, उस पे उन्होंने कुछ एनालॉजी इसी तरह से की थी कि पिसिंग कैमल, कि अब वो जो है, अब मैं उसको हिंदी में अनुवाद नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, आप जोखिम उठाइएगा इसका, कि वो ये है कि एक जो पिसिंग कैमल है उसको आप टेंट के अंदर रखेंगे तो टेंट से बाहर की तरफ रुख करेगा, लेकिन ये कि टेंट से अगर आप बाहर कर देंगे तो टेंट की तरफ रुख करके वो काम करेगा जो आप नहीं चाहते। तो राजनीति में बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को आप अपने साथ शामिल कर लेते हैं कि भाई ये जख्म आदमी है, ये आगे जाके बहुत मुश्किलें पैदा करेगा, इसको एक तरफ छोटी सी पोस्ट दे दो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दो, या कोई एक आध डिपार्टमेंट वगैरह थमा दो, तो ये शांत रहेगा। बाहर जाके हमें बहुत जरूरत परवेज करेगा। साहब, मैं इससे पहले कि मैं आपकी कहीं अंग्रेजी की कहावत के तर्जुमे में जाऊं, मैं उस व्यक्ति के बारे में गैस करना चाहता हूं। मेरा पहला गैस है सुब्रमण्यम स्वामी। अरे वो आपने बिल्कुल सही कह दिया। I was thinking the same thing. ये उन्हीं के बारे में कहा गया था बाकायदगी से, इसलिए कि वो कभी जनता पार्टी में, मतलब, और मैं आज भी ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही इंटेलिजेंट ये काम किया उनको अपने फोल्ड के अंदर, टेंट के अंदर ले आए हैं। अब आपने उसमें देखा बीच बीच में उनकी ट्वीट और आप देख लेते हैं, तो कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन ये वो इग्नोर कर देती है पार्टी उसको, कि ठीक है, अगर ये आदमी, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत डिलीवर किया भारतीय जनता पार्टी के लिए और आरएसएस के लिए भी, इसको नहीं भूलना चाहिए लोग। मैं उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, ना अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, बल्कि वो कमाल के आदमी है। इसलिए कि जो मिसेस सोनिया गांधी का मामला है, नेशनल हेराल्ड का मामला है, वो और जो सेतु वाला मामला है, परवेज साहब, जयललिता घबरा जाती थी अगर उनकी टीम उनके पास जाके कहती थी कि सुब्रमण्यम स्वामी ने आपके बारे में कुछ लिखा है, तो उनका दिन खराब हो जाता था, क्योंकि अगर किसी ने जयललिता को जेल में डालने का काम किया तो डॉक्टर स्वामी थे। तो सोहेल ब्रेबरमैन को अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी है। नहीं, आप या तो उसे ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। चलिए, ये दिलचस्प है। प्रोफेसर पन, योर क्लोजिंग रिमार्क। सर, क्लोजिंग में तो मैं यही कहूंगा कि सुनक साहब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने न बने। हम इतना खुश क्यों हो रहे हैं? ब्रिटेन को खुश होना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ब्रिटिश पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। पर हमको अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको भी रियलिज्म के साथ इसको रखना चाहिए, कि ऐसा नहीं होगा कि भारत के साथ जो यूके के चैलेंजेस है वो ऋषि सुनक साहब के आने से सब बदल जाएंगे। एफटीए में इनफैक्ट, जैसा अभी कुछ डिस्कशन हुआ थोड़ा पहले, कि और चैलेंजेस, ये माइग्रेशन का इशू, उनका अपने को स्ट्रेंथन करना, राइट विंग के साथ उनका काम करना, माइग्रेशन को और तवज्जो देना, ये सारे इश्यूज को लेकर एफटी और फंस सकता है। ऑलरेडी हमने देखा है कि आगे बढ़ती जा रही है डेट। तो कहीं पर ऋषि सुनक साहब के पास तो लेजर, एवरीवन विल बी वाचिंग हिम वेरी क्लोजली कि वो भारत के साथ क्या करते हैं, और इसीलिए उनको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो जो स्पेस बोरिस जॉनसन के पास थी, कुछ हद तक लिज ट्रस के पास भी थी, वो उनके पास नहीं होगी भारत के साथ काम करने के लिए। तो उस एक्सपेक्टेशन के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से हम ज्यादा खुश रहेंगे, बजाय इसके कि कलावा उन्होंने पहना था कि नहीं पहना था, या उन्होंने कौन सी पूजा करी। वो सब अपनी जगह वाजिब है, पर मुझे लगता है कि भारत और यूके, जो बड़ी बात मैं कह दूं कि भारत और ब्रिटेन के संबंध बहुत अच्छी जगह पर हैं, और ये आगे अपने आप बढ़ेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री कौन हो, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज कर रहे हैं, अनलाइक एनी टाइम इन द हिस्ट्री। सो उसको लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक प्राइवेट पर्सनैलिटीज डोंट मैटर। इंटरेस्टिंग। गीता, योर क्लोजिंग रिमार्क। आई एग्री विद हर्ष कि भारत और यूके के रिलेशंस अब ऐसे जगह पर आके खड़े हो गए हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक हो, इकोनॉमिक हो, कि आगे बढ़ने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, टेलीफोन कॉल्स किसी के साथ भी हुए हो, सौरभ, आगे चलकर कोई भी लीडरशिप रोल में आए, इंडिया यूके टाइज आगे ही बढ़ेंगे। परवेज साहब, एक भारत में बहुत पहले, आजादी से पहले और उसके बाद में भी एक दो केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में,
ये मुझे इसलिए बात याद आती है कि तकरीबन 1997 की बात होगी। मैं बीबीसी हिंदी टेलीविजन के लिए काम कर रहा था दिल्ली में। उस जमाने में जमीयतुल उलमा हिंद इस्लाम जो भारत में एक बहुत बड़ी पार्टी है, वो डिमांड ये कर रही थी कि साहब अहमदियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए, जैसा कि पाकिस्तान में किया जा चुका है कि वो मुसलमान नहीं है लीगली ऑफिशियली। तो उस पर वो थोड़ा मूवमेंट उन्होंने चलाया और वो खत्म कर दिया। मैं एक रिपोर्ट करने के लिए, टेलीविजन की रिपोर्ट करने के लिए, एक इस्लामिक लॉ के बहुत मशहूर एक्सपर्ट हैं ताहिर महमूद साहब, प्रोफेसर ताहिर महमूद, उनके पास गया। तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया कि देखिए आजादी से पहले, आजादी के बाद में ये केसेस हुए और ये कहा गया कि साहब इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए। ये अदालत का काम नहीं है, ये कानून का काम नहीं है कि वो ये कहे कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं, आप अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे हिंदू हैं। ये सारे फैसले अदालत नहीं करेगी, ये तो आप खुद कहेंगे अपने बारे में कि मैं मुसलमान हूं तो आप मुसलमान हैं, आप कहेंगे मैं हिंदू हूं तो हिंदू हूं। तो भारत का जो संविधान है वो उस हिसाब से चलता है। और मैं समझता हूँ बहुत ही प्यारी ऐसी मिसाल है कि आप जो अपने आप को कहते हैं कि आप क्या हैं, आपको फिर वही माना जाए। हम और आप उस पर तबसरा ना करें, टिप्पणी ना करें। अब आते हैं ऋषि सुनक, उससे इनका क्या ताल्लुक इस एग्जाम्पल का? तो है ये कि ऋषि सुनक अपने आप को भारतीय मूल का मानते हैं, तो हम उनको वो मान लेते हैं, क्योंकि इस बात पे डिबेट छिड़ी थी कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हमारे वो गुजरावाला पाकिस्तान से आए थे जी। तो ठीक है, उनसे पूछ लेते हैं कि भाई आप ही बताइए कि आप क्या मानते हैं? आप हिंदू अपने आप को कहते हैं, हम आपको हिंदू मान लेते हैं। दूसरी अगली बात यह है कि इसी तरह से जो एक ये डिबेट छिड़की है कि मतलब जो इंडियन पॉलिटिशियंस है वो इस देश की वकालत करते हैं या इस देश का जो राष्ट्र हित है, नेशनल हित है, उसकी बात करते हैं। वो तो करेंगे भाई, इसीलिए तो यहाँ पे हैं। वरना तो फिर सोचिए कि आप क्या वो किसी भारतीय को यहाँ पे इलेक्ट कर रहे हैं? वो इस देश के एक नागरिक को इस देश के हितों की रक्षा के लिए उसको नियुक्त कर रहे हैं, उसको निर्वाचित कर रहे हैं। तो हमको इस बात को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो ये हम ये कहें कि ये बहुत अच्छा इंडियन नहीं है। जैसे इंडिया में इस पे बहुत टिप्पणी होती है, बहुत बार मजाक उड़ाया जाता है इस बात का कि जैसे सोलेब रिवरमैन है, उसको लोग कहते हैं ये तो इंडियन नहीं है। क्यों इंडियन नहीं है? क्योंकि एक तो नाम उसका ऐसा है, थोड़ा सा जरा क्रिश्चियन टाइप का। दूसरी बात यह है कि वो ऐसी बातें कह देती हैं जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ जाती हैं। दिल से बुरा लगता है यार, वो वाला मीम चलता है। हाँ, तो वो मगर वो कहती हैं कि वो भारतीय मूल की हैं, तो वो भारतीय मूल की हैं। जैसा हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। और आखिर में एक बात मैं और कहूंगा कि हमको एक बात और ये देखनी चाहिए, जो भारत में लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस चीज को, कि इस देश की डाइवर्सिटी या विविधता पर वो भी फख्र करें, हम भी फख्र करें। मजाक न उड़ाएं इस देश की जो डाइवर्सिटी है, कि बड़ी लड़ाई लड़ी है उन लोगों ने जो यहाँ पे रहते आए हैं। 30 साल से मैं भी यहाँ पे रहता हूँ। हमने भी बहुत बार जलसे जुलूसों में ये बात उठाई है कि रंग भेद, ये रेसिज्म वगैरह अच्छी चीज नहीं है। इंसान का रंग मत देखिए, इंसान को देखिए। और कहीं जाके इस देश में चीजें बेहतर हो रही हैं। आइडियली कुछ भी नहीं हुआ है मतलब बहुत कुछ बाकी, आधा गिलास भरा हुआ है। बस मैं ये देख रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आधा गिलास खाली है। तो जैसे बराक ओबामा का एक मूवमेंट आया था अमेरिका में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब उन्होंने क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, उसको छोड़ दीजिए। एक डिबेट जो छुड़ी और ये जो एक ग्लास सीलिंग थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। एक काला भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। इसी तरह से एक ब्राउन या एक इंडियन ओरिजिन का आदमी भी उस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है जिसका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था और जिसने भारत पर सैकड़ों साल हुकूमत की। तो उसको यूं देख के आप इस देश की अजमत या महानता, ग्रेटनेस जो थोड़ी सी बची है, उसको थोड़ी सी मान्यता दीजिए, मैं ये कहूंगा। और आखिरी बात मैं कहूंगा कि खिलाड़ियों के संदर्भ में भी अक्सर ये डिबेट होती है। मैंने कहीं एक जगह इस बात को और भी कहा था कि अगर भारतीय टीम में नासिर हुसैन खेलते हैं या रवि बोपारा खेलते हैं या मोइन अपनी लंबी सी दाढ़ी के साथ खेलते हैं और इसी तरह से और भी बहुत सारे अफ्रीकन मूल के, कैरिबियन मूल के खिलाड़ी खेलते हैं, तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ट्विटर पे भी और सोशल मीडिया पे भी देखो, अब इस देश की हालत ये रह गई कि आधी टीम जो है काले और पीले लोगों से भरी हुई है। आप मजाक उड़ाते हैं, मैं खुश होता हूं इस बात। मैं इसलिए खुश होता हूं कि ये देश अब सही माने में अपनी जो विविधता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। काश के पाकिस्तान भी अपने देश की विविधता का वैसे ही प्रतिनिधित्व करे जिस तरह के लोग उसमें रहते हैं। यानी कि मिसाल के जैसे ब्लास्फेमी का कानून है, किसी ईसाई को बिला वजह झूठे इल्जाम, उसने कुछ कहा भी नहीं, लटका दिया। सिर्फ एक ही बात काफी थी कि साहब ये तो मुसलमान नहीं है। इसी तरह से हिंदू को लटका दिया। वहां पे कपिल देव एक बहुत मशहूर लीडर हैं हिंदुओं के, पाकिस्तान में सिंध रीजन से, ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने 4 दिन पहले एक बड़ी दिलचस्प सी बात कही। उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान में ये संभव है कि एक हिंदू जो है
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सके। अब ये सवाल दुनिया के कोने कोने में लोगों ने उठाया है और कर रहे हैं अपने अपने रिजीम से। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप डाइवर्सिटी के नाम पे और ज्यादा करिए। तो मुझे लगता है कि ऋषि सुनक के इलेक्शन ने इस तरह के बड़े पॉजिटिव सवालों को जन्म दिया है। अब ऋषि सुनक, हर्ष साहब ने जो कही, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं कि ये चुनौतियां हैं उनके सामने। अगर वो एक अच्छे अर्थशास्त्री साबित होते हैं और इस देश को निकाल लेते हैं उस संकट से, तो ये तय बात है कि ऋषि सुनक इलेक्शन जीत जाएंगे, चाहे वो इंडियन है या नॉन इंडियन है या गोरे हैं या काले हैं। तो अगर डिबेट यहां तक आ गई है तो ये बहुत पॉजिटिव डिबेट है। थैंक यू। वरना पाकिस्तान के साजिद जावेद भी हैं यूके के पास, पाकिस्तानी मूल के। हाँ, पाकिस्तानी मूल के। आप तीनों मेहमानों ने बहुत ही समृद्ध चर्चा की। मैं नेता नगरी के सब दर्शकों की तरफ से आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल, और मैं उम्मीद करता हूं कि और भी जगह चर्चाएं इसी तरीके से हो, एक दूसरे से सहमत असहमत हुआ जाए, विदाउट नेम कॉलिंग और विदाउट डेसिबल हाई किए। इंद्रियों का ख्याल रखिए और बुद्धि का, मस्तिष्क का ख्याल तो खूब रखिए। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो करते रहिए। बाकी ज्ञान का सिलसिला चलता रहेगा, नेता नगरी भी चलता रहेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कौन जीत रहा है हिमाचल प्रदेश का चुनाव? 12 नवंबर को पोलिंग होगी और 8 दिसंबर को काउंटिंग, सब पता चल जाएगा। पर संकेत, रुझान तो आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम का दोनों बड़ी पार्टियों ने, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने ऐलान किया, और फिर उनके प्रत्याशियों से ज्यादा बागियों ने सुर्खियों में जगह बनाई, तो लोगों को अंदेशा होने लगा कि मामला इतना सीधा सपाट भी नहीं है। तो क्या मुद्दे हैं, किनके टिकट कटे, किनका वर्चस्व नजर आया दोनों गुटों में, दोनों पार्टियों में, किस गुट को ज्यादा वजन मिला, किसकी सीटों की अदला बदली हुई, किसके बेटे को टिकट देके शांत किया गया, और कौन से फैक्टर्स अभी प्रभावी नजर आ रहे हैं जब चुनाव में 2 हफ्ते का ही समय बचा है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 वरिष्ठ पत्रकार और विद्वान। शिमला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शशिकांत शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ट्रिब्यून समेत कई संस्थानों में काम किया और फिलहाल हिमाचल यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। धन्यवाद सौरभ जी। हमारे दूसरे मेहमान हैं जो मंडी से जुड़ रहे हैं, बीरबल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, फोटोग्राफर भी रहे हैं। जयराम ठाकुर इसी मंडी इलाके से आते हैं और इस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और कांग्रेस की तरफ से जो एक अहम चेहरा है प्रतिभा सिंह, वो भी मंडी से ही सांसद हैं। तो मंडी काफी महत्वपूर्ण है, पंडित सुखराम की भी कर्मस्थली रहा है, तो हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है, ये कहा जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है बीरबल शर्मा जी आपका नेता नगरी में। नमस्कार। और तीसरे मेहमान हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, जिनको आप लोग कई बार पहले भी नेता नगरी में देख चुके हैं, हिमाचल दस्तक अखबार के संपादक और कर्ता धर्ता, जो धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेमंत जी। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका नेता नगरी में। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हेमंत जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। टिकट बट गए हैं, कहां भितरघात, और भी सपाट लहजे में पूछूं तो भाजपा और कांग्रेस में किसकी चली? बिल्कुल सही कहा आपने, टिकट बट गए हैं। और इस बारी मुझे लगता है कि पिछले बहुत चुनाव में पहली बार है कि सबसे ज्यादा रायता फैला हुआ है इसमें, जिसको कहते हैं ना रायता फैलना। आप ललन टॉप है तो ललन टॉप टाइप की भाषा भी हो सकती है उसमें जी। तो रायता फैला हुआ है। पिछले 2-3 इलेक्शन को अगर हम सामने रख के देखें तो इस बार एक तो बड़ा कम समय मिला है पॉलिटिकल पार्टियों को एकदम से अभी। अच्छा, उसका नतीजा ये निकला है कि कोई इलेक्शन जैसा बड़ा माहौल नहीं बना है अभी तक उस हिसाब से। हाँ, आपने जो बात कही कि टिकट बढ़ चुके हैं, सबसे बड़ा मसला इस बारी जो है वो बागियों का है दोनों पार्टियों के पास, और सत्तासीन जो बीजेपी है उनके सामने ज्यादा मसला है। तकरीबन 20-21 सीटों पे बागी खड़े हो गए हैं, बड़े मनाने की कवायद छिड़ी हुई है। राष्ट्रीय प्रेसिडेंट यहाँ पे नड्डा जी, जयराम जी, सब एक के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कमोवेश कांग्रेस में थोड़ा कम है, लेकिन वहां भी बगावत इस बारी जो अभी तक की कहानी है पॉलिटिकल, जिस दिन से इलेक्शन डिक्लेयर हुए, जिस दिन से दोनों पार्टियों ने टिकटार्थियों की सूची जारी की, तब से लेके आज तक जो है वो बगावत से ही जूझ रहे हैं। और सारा लबोलुआब अब इसी बात पे है कि कौन पार्टी बागियों को ज्यादा नाथ पाता है, कंट्रोल कर पाता है, तो कुछ बात बनेगी, अदरवाइज बहुत खराब स्थिति में है अभी। किन इलाकों में हेमंत जी ज्यादा विरोध है? और मेरा मूल सवाल अब भी वही है,
जब भाजपा की बात करें तो जयराम ठाकुर की चली कि अनुराग ठाकुर की चली कि जेपी नड्डा की चली, या सर्वे में जो सबसे ऊपर था उसकी चली, और जो क्षेत्रीय छत्रप है उनका क्या हुआ? मैं आपकी बात ठीक है, आपका सवाल ठीक। बीजेपी में मैं कहूं कि जैसे पहले गुट हुआ करते थे, अभी उस तरह का गुट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, या कह लो कि तकरीबन सारी चीजें दिल्ली से कंट्रोल हो रही है। तो यहाँ लोकल जो यूनिट्स होते हैं, अगर कोई लोकल नेता जो गुट आज से बहुत पहले हुआ करते थे, बीजेपी में कम से कम इस तरह का बड़ा माहौल नहीं है। छिटपुट एक दो सीटों को लेके कोई दबाव ऐसा हो सकता है किसी नेता विशेष का, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अनुराग की तरफ से इतने टिकट गए या जयराम जी की तरफ से इतने टिकट गए, उस तरह ऐसा माहौल सीधे तौर पे बीजेपी में नहीं है। कांग्रेस में जरूर है, कांग्रेस में बहुत सारे नेता है, क्योंकि कोई एक नेता नहीं है, यहाँ बहुत सारे नेता है, तो सबकी अपने हिसाब से सबने कोशिश की है कि चलो हमारे लोगों को, और आखिरी तक वो लड़ाइयां चलती भी रही है। लेकिन बीजेपी में इस तरह की बात सीधे सीधे कहना, मतलब मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। अच्छा, मैं और सीधे सीधे एक सवाल पूछ लेता हूं। एक बड़ा क्यूरियस केस नजर आया, रमेश धवाला और पठानिया की सीटों को स्वैप कर दिया गया, दोनों ही जगह विरोध था, अखबारों ने खबर छापी, अनुराग ठाकुर के यहाँ डिनर डिप्लोमेसी हुई जिसमें ये सब चीजें तय हुई। क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, वो ठीक है, जिस तरह की बात जो आप कह रहे हैं, ये बहुत सारे मीडिया में भी उस तरह का आया है, लेकिन किसी गुट के हिसाब से इनकी टिकटें बंटी हो या बदली हो, वो सीधा फर्क नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जो आपने राकेश पठानिया की बात की, वो मिनिस्टर है, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे हैं, उनकी नूरपुर कंस्टिट्यूंसी है, उनको साथ की फतेहपुर कंस्टिट्यूंसी में भेज दिया गया। वजह यह है कि नूरपुर में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, जो पहले बीजेपी ने जिसको एक बारी टिकट भी दिया था, उनका नाम है निक्का का इतना वहां पे बोलबाला हो गया था विद इन मतलब बीजेपी के सिस्टम के हिसाब से, कि बीजेपी के पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर वो राकेश पठानिया को नूरपुर से टिकट देते, जो उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, तो निक्का इंटीप्लेट हो, क्योंकि वो तो 1 साल 1.5 साल से 2 साल से पूरी तैयारियों में, होर्डिंग और तमाम तरह की चीजें उस तरह में लगे हुए थे। अच्छा, फिर राकेश पठानिया जो पुराने नेता है, काफी 20-25 साल से पॉलिटिक्स में उस तरह से इन्वॉल्व पॉलिटिक्स में है, और बड़े नेता है, तो ये मान लिया गया, तो बोले कि चलो आप साथ की कंस्टिट्यूंसी में जाओ, क्योंकि बीजेपी यहाँ दिक्कत में तो वैसे भी थी कि अगर निक्का खड़े होते इलेक्शन में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, राकेश पठानिया को नूरपुर से ही टिकट देते, तो बीजेपी के पास कोई चारा भी नहीं था राकेश पठानिया की सीट बदलने का। ये दूसरा, जो आप रमेश धवाला की बात करें, ठीक है, वो अनुराग जी के गए होंगे कि नहीं गए होंगे, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन वहां भी यही स्थिति बनी हुई थी कि एक नेता को एडजस्ट करना था, उनका नाम है रविंदर रवि 16 से चुनाव लड़ने पे मतलब पूरी तरह तैयारी कर चुके थे। वहां भी बीजेपी, रविंदर रवि वही नेता है जो पिछली बार निर्दलीय जीते थे? रविंदर रवि देहरा से नहीं, रविंदर रवि पिछली बारी हार गए, देहरा से निर्दलीय कैंडिडेट से हार गए थे, माफ करिएगा जी, देहरा से हार गए थे, और वहां होशियार सिंह जीते बीजेपी निर्दलीय कैंडिडेट। वो अभी बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, ठीक है। और अपने आपके पास, बीजेपी के पास रविंदर रवि को सेटल करने की कोई जगह नहीं थी, देहरा में वो कर नहीं सकते थे, इसलिए उनको ज्वालामुखी कंस्टिट्यूंसी में करना पड़ा, ताकि वो सूला में कोई डैमेज ना करे उस तरह से, ठीक है। वो बेसिकली सूला उस एरिया के हैं, वो रहने वाले, और उनका असर भी है उस कंस्टिट्यूंसी में उनका। रही बात धवाला की सीट को उधर करने का, ये साथ लगती कंस्टिट्यूंसी है, और बहुत सारे हिस्से इसमें एक दूसरे के उसमें मतलब साथ बिल्कुल साथ लगती कंस्टिट्यूंसी है, देहरा और ज्वालामुखी। अब आप देहरा से अगर टिकट देते उनको, धवाला जी को, तो आप रविंदर रवि को कैसे सेटल करते? अब ये सारा सेटल करने की बात थी। बीजेपी ये चाह रही थी कि सुला में कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि निक्का के हिसाब से नूरपुर में कोई समस्या ना हो, तो राकेश पठानिया को बोल दिया आप बड़े नेता है, आप साथ वाली कंस्टिट्यूंसी में चले जाइए। वैसे ही देहरा में धवाला जी को भेज दिया गया कि वो भी पुराने नेता है, तो चलो ज्वाला जी में जो है, ज्वालामुखी में
रविंद्र रवि को सेटल कर दिया गया। सेटल करने की बात हुई है। ये बताइए, सेटल करने की बात हुई है, लेकिन जिन निर्दलीय विधायकों को मुख्यमंत्री टिकट की प्रॉमिस के साथ पार्टी में लेकर आए थे, उस कॉल का क्या? ये आए थे अभी, जो निर्दलीय आए थे, बीजेपी में शामिल हुए थे, जोगिंदर नगर वाले और देहरा वाले। जी बिल्कुल, जोगिंदर नगर वाले जो विदेश से आए हैं, और जोगिंदर नगर वाले राणा जी और ये होशियार सिंह जी। राणा जी को टिकट मिल गया है, ठीक है, राणा को टिकट मिल गया है, वो जोगिंदर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। होशियार सिंह जी जितनी होशियारी से ये बीजेपी में कदामन इन्होंने थामा था, वो कुछ बनी नहीं बात वहां पे। और आज की डेट में देहरा में बहुत घमासान मचा हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं। तो भाजपा के जो पुराने वाले जो लाए थे, ये ऐसे नहीं है। अभी इसी 2-3 महीने पहले पवन काजल को ये कांगड़ा कंस्टिट्यूंसी में इन्होंने कांग्रेस के एमएलए थे, बीजेपी ज्वाइन करवाई, ठीक है। और वहां पे नालागढ़ में एक लखविंदर राणा है, उनको अभी बीजेपी ज्वाइन करवाई, दोनों को टिकट दे दिया है। पवन काजल को कांगड़ा से दे दिया, लखविंदर राणा को नालागढ़ से दे दिया। बीजेपी के पुराने राजनीतिक परिवार हैं, उनकी बात करें तो अनुराग ठाकुर के जैसे ससुर हैं, जो जोगिंदर नगर से चुनाव लड़ते थे, गुलाब सिंह जी, बिल्कुल। इस बार उनके बेटे को टिकट दिया है? नहीं, वहां तो राणा को टिकट मिला है ना, जोगिंदर नगर से। उनके गुलाब सिंह जी के परिवार से किसी को टिकट नहीं मिला है? नहीं, किसी को टिकट नहीं मिला है। गुलाब सिंह जी के जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, वो गुलाब सिंह के रिश्तेदार है। अच्छा, रिश्तेदार है, पर वो कांग्रेस से हैं, उसका भाजपा। बिल्कुल। अच्छा, चाचा भतीजा टाइप कुछ रिश्ता है इनका। प्रेम कुमार धूमल तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं, उस परिवार से कोई विधानसभा नहीं लड़ रहा है। पिछली बार वो हार गए थे सुजानपुर से। वो परिवारवाद वाला मसला था। हालांकि बीजेपी ने जितना परिवारवाद का कांग्रेस पे रोना रोया था, वो उल्टा हो गया जब टिकटें दी हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो कि परिवारवाद वो टिकट के देते टाइम भूल गए। अदरवाइज पिछले काफी टाइम से कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया हुआ था कि परिवारवाद कांग्रेस में एक ही टब्बर में जाता रहता, बेटा नहीं है तो बहू, बहू नहीं तो चाची, चाची नहीं तो बहन, इस तरह के टिकट कांग्रेस देती रही। लेकिन अब बीजेपी ने भी कमोबेश वैसा ही किया है, बहुत टिकट दिए हैं परिवारों में। अच्छा, इंटरेस्टिंग। बीरबल जी, मैं आपकी तरफ रुख करता हूं। मंडी हमेशा से हिमाचल प्रदेश में एक डिसाइडिंग फैक्टर तो रहा है, लेकिन सिरमौर पहली मर्तबा बना 2017 में, जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बनते हैं। अभी क्या हलचल है? पंडित सुखराम के परिवार का कितना दखल है, तय नहीं हो पा रहा है। आधे परिवार भाजपा में, आधा कांग्रेस में। क्या हाल है उस परिवार का भी? हिमाचल का पहला चुनाव ऐसा है जो वीरभद्र और पंडित सुखराम के बिना हो रहा है, तो काफी एक इम्तिहान रहेगा कि इन दोनों परिवारों का जो वर्चस्व है राजनीति में, वो मंडी में कितना है। वीरभद्र सिंह बोलते थे मेरी कर्म भूमि है, और सुखराम बोलते थे कि मेरी जन्मभूमि है। अब दोनों इस दुनिया में नहीं है। और अब जो उनके दखल की बात कर रहे हैं हम, तो अनिल शर्मा चुनाव में है उनके बेटे, और आश्रय शर्मा भी उनके साथ चल पड़े हैं जैसे तैसे। लेकिन जिस तरह से 1 महीने के या 2 महीने में जिस तरह से अनिल शर्मा का रोल रहा है, कभी इधर कभी उधर, अखबारों में बार बार आ रहा है, सभी जानते हैं। शशिकांत जी को भी मालूम है, हिमांत जी भी रोज लिखते रहे कि पता नहीं कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। हमने भी लिखा कि कांग्रेस में रहेगा। तो उससे ना लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है इस परिवार को लेकर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मजबूरी समझे, कुछ समझे कि विकल्प के नाम पे कांग्रेस में चंपा ठाकुर है, कौल सिंह की बेटी है। हमारे मंडी की रोचकता है कि मंडी के पास 10 की 10 सीटें थी एक तरह से, अगर आप प्रकाश राणा को भी साथ मिला लें, और कांग्रेस यहाँ 0 पे खड़ी थी। तो कांग्रेस के पास तो खोने को कुछ नहीं है, और भाजपा जो उसके पास है उसको बचाने में लगी है। लेकिन लग नहीं रहा है कि इस बार भाजपा का जो 10-0 का स्कोर है वो मेंटेन रह पाएगा। और इस तरह से मुख्यमंत्री कहते हैं कि रिवाज बदलेंगे, बार बार सरकार बदलती है 5-5 साल के बाद, लेकिन ये रिवाज बदलेंगे या 2022 कांग्रेस आई, इस तरह के जो नारे चले हुए हैं अब समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मंडी जो है वो 2017 वाली नजर नहीं आ रही है, 10-0 वाली। जो 10-0 की स्थिति थी वो अभी इस परिस्थिति में नहीं है। चाहे इसको बागियों का बोलो, मंडी जिला में बागियों का ज्यादा नहीं है, नाचन में है। एक हमारे जयराम जी के खासम खास है, और सोर्स में उन्होंने काफी धुआं मचा रखा था, यहाँ काफी ठेकेदारी पिगारी की और पैसा कमाया, तो वो इलेक्शन में खड़े हो गए। और अपना चमन जी
तो उन्होंने थोड़ा सा जो है विनोद के लिए संकट पैदा किया। और एक बड़े पुराने भाजपा के हैं ठाकुर रूप सिंह जी, जो चर्चित चेहरा रहे हैं भाजपा में। ज्वालामुखी कांड रहा है, शायद हेमंत जी को भी याद होगा, शशिकांत जी को भी याद होगा, थूक दिया था उन्होंने शांता कुमार के मुंह के ऊपर। उनके बेटे वो 6 बार एमएलए रहे हैं रूप सिंह सुंदरनगर से। उनके बेटे अभिषेक ने थोड़ा जो है एक काफी नाक में दम कर रखा है। प्रदेश महासचिव जो है, महामंत्री, 3 महामंत्री इलेक्शन लड़ रहे हैं भाजपा की इस वक्त, और 3 महामंत्री जो है उनका भविष्य दाव पे लगा है। एक त्रिलोक जम्वाल है, एक त्रिलोक कपूर है, एक राकेश जम्वाल है। तीनों का जो है दाव पे लगा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ ना, पूरे प्रदेश की जैसे बात करते हैं, तो जो भाजपा है उस संगठन के साथ चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस जो है व्यक्तिगत चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के जो नेता है वो व्यक्तिगत तौर पे जो जीतने की क्षमता रखते हैं, जिनकी पैठ है अपने अपने क्षेत्र में, वो अपने स्तर पे जो है एक विनिंग में जाएंगे या जैसे भी है वो अपनी जीत हासिल करेंगे। लेकिन भाजपा एक संगठन के तौर पे आगे बढ़ रही है प्रचार में, और कांग्रेस के नेता अपने स्तर पे, क्योंकि कांग्रेस में जो इस वक्त एक प्रतिमा सिंह के अपना साहब चला, वो विक्रमादित्य और 2, 3, 4, 5 आदमी उन्होंने सारे संगठन में अपने आदमी भर दिए हैं। सुखू का लब जो चला हुआ है, उसके लग कंपोनेंट बने हुए जगह जगह, वो लगा अपना एक ग्रुप खड़ा कर रहा है। मुकेश जी अपनी बात चला रहे हैं। तो इस तरह के कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नजर नहीं आती धरातल पे। नीचे भी हमने दफ्तरों में भी देखा कि उनका कोई संगठित कार्यक्रम नहीं है। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से संगठन के साथ जो है उस चुनाव को लड़ रही है। अब जनता कितनी एक्सेप्ट करती है, जनता में बहुत सारी नाराजगी है, जनता में कोई ओपीएस है, बेरोजगारी है, 4 लेन है, ये सारी चीजें धीरे धीरे लोगों के चयन में, जैसे किसी ने कहा कि जनता तो 6 महीने पहले, 9 महीने पहले मन बना चुकी है, जैसे उपचुनाव का जो रिजल्ट आया था। तो ये भी हो सकता है, लोग चुप रहते हैं, पहले मन बना लेते हैं, अब कितने बदल पाते हैं आने वाला समय बताएगा। जी मैं अब रुक करता हूं डॉक्टर शशिकांत जी का। ये जरा ओपीएस को लेकर बताइए, क्यों ये हिमाचल प्रदेश के लिए मुद्दा नंबर 1 बना हुआ है, ओल्ड पेंशन स्कीम? देखिए ऐसा है सौरभ जी, हिमाचल बेसिकली कर्मचारियों का प्रदेश है, और यहाँ पे बहुत सारे परिवारों में अगर आप कहें कि एक आध कर्मचारी जरूर है जो सरकारी नौकरी में है, और इसी वजह से अगर आप कहें कि एक कर्मचारी के साथ 3-4 वोटर जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है ये ओल्ड पेंशन स्कीम वाला। और इसी वजह से कांग्रेस ने जनता की नब्ज को समझते हुए इसे पूरे जोर शोर से उठाया, और उन्होंने कहा है कि 10 दिनों में वो इस पेंशन की बहाली कर देंगे। तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है प्रदेश में इस समय अगर इस वाले चुनाव में अगर कोई नया और सबसे बड़ा मुद्दा है, वो यही वाला मुद्दा है, जिसकी वजह से भाजपा को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और उन्हें यह लगता है कि क्योंकि दूसरे प्रदेशों में इसका असर पड़ेगा, राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर भी ये विचार किया गया कि क्या हिमाचल में भाजपा इस बारे में कुछ कह सकती है, लेकिन फिलहाल चुप्पी साधी हुई है भाजपा ने। अभी उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस बारे में अगर वो कहे तो क्या कहे। तो मुद्दा बहुत बड़ा है और इसका असर इस बार जरूर होगा। जी, दूसरा ये बताइए प्रोफेसर साहब कि ये सेब उत्पादकों का क्या मुद्दा है, जो ठियोग और उसके आसपास की पूरी जो एप्पल बेल्ट है, शिमला से लेकर किन्नौर तक की? देखिए, जैसे कर्मचारियों का असर रहता है, वैसे ही सेब उत्पादक जो क्षेत्र है हमारा, जो खास तौर पर आपने कहा कि शिमला का जो क्षेत्र है वो पूरा एक सेब बहुल इलाका माना जाता है। और जब तक वीरभद्र सिंह जिंदा थे, या वीरभद्र सिंह कहें या 1998 तक की अगर हम बात करें, 1998 से पहले पूरे सेब उत्पादक क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा था। और उसके कई कारण थे। हिमाचल के जो कांग्रेस के नेता थे वो सारी लीडरशिप सेब उत्पादक क्षेत्रों के पास थी। वीरभद्र सिंह, विद्या स्टोक्स, रामलाल ठाकुर जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे, हिमाचल के वो मुख्यमंत्री भी रहे, बहुत बड़े नेता थे। तो पूरा बड़े इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरा प्रदेश एक तरफ था और वो एक कोने में सेब उत्पादक क्षेत्र था, लेकिन पूरे प्रदेश को यहाँ से राज किया गया पूरा। अब ये वाला दौर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो एक तरह से सेब उत्पादक क्षेत्र का इतना वर्चस्व था कि जो भी सरकार आती थी वो अपने एरिया को एक तरह से आगे बढ़ावा देने के लिए वहां के लोगों की डिमांड्स को पूरा करती थी। 22 सालों के बाद शिमला लोकसभा सीट 1998 में जब नरेंद्र मोदी हमारे भाजपा के इंचार्ज थे, हिमाचल भाजपा के, 1998 का जो अगर आप देखें, जो हमें राजनीतिक किस्सों की आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप सबसे रुचिकर इलेक्शन अगर कोई पिछले 30 सालों में हिमाचल में हुआ है, वो 1998 का चुनाव था, जब नरेंद्र मोदी हिमाचल भाजपा के प्रभारी थे। जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ स्वास्थ्य मंत्री बने थे। प्रेम कुमार धूमल पहली बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे। और उस इलेक्शन की खास बात ये थी कि शिमला क्षेत्र में, जो कि कांग्रेस का सेब उत्पादक क्षेत्र था, हमेशा से कांग्रेस के कब्जे में रहा। वहां पे भाजपा ने पहली बार सेंधमारी की
और जो जुब्बल कोटखाई सेब उत्पादक की एक सीट है, वहां से नरेंद्र बरागटा पहली बार जीत कर आए और उन्होंने वहां पर भाजपा के परचम को लहराया। इसके अलावा शिमला लोकसभा सीट 22 साल के लंबे अंतराल के बाद पहली बार जीती गई। और सौरभ जी, मैं आपको बता दूं, ये नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रीय स्तर पर जो उदय हुआ है, वो खुद इस बात को कहते हैं कि मेरी कर्मभूमि हिमाचल है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि 1998 के चुनाव में सिर्फ एक नई चीज नहीं हुई थी कि सिर्फ भाजपा सेब उत्पादक क्षेत्रों में, कांग्रेस बहुल इलाकों में अपना वर्चस्व कायम कर पाई। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी चीज हुई जो चर्चा आप अभी कर रहे थे और बीरबल जी ने जिस बात का जिक्र किया, वो बहुत ही रुचिकर किस्सा है, अगर आप सुनेंगे। रमेश धवाला जो है वो उस समय भाजपा के बागी थे और उन्हें टिकट नहीं दिया गया था क्योंकि वो शांता कुमार कैंप से थे, और धूमल कैंप, और जिसमें नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद धूमल जी के साथ था, वो शांता कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में उनका टिकट कटा और ऐसी रुचिकर स्थिति पैदा हुई कि दोनों पार्टियां एक साथ, हमारे यहाँ उसमें 3 विधानसभाओं के चुनाव नहीं हुए थे जो जनजातीय क्षेत्र है, क्योंकि बर्फबारी के कारण वहां चुनाव नहीं हो पाते थे। तो ऐसी सीटों का समीकरण बना कि भाजपा के 29 विधायक जीत कर आए, कांग्रेस के 31 विधायक जीत कर आए, और रमेश धवाला एकमात्र इंडिपेंडेंट विधायक जीत कर आए जो कि सरकार किसी की भी बना सकते थे। भाजपा की ट्रेजेडी ये रही कि जिस दिन विधायकों की ओथ होनी थी, उस दिन उनके एक विधायक का हार्ट अटैक हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो भाजपा कम होकर 28 पर आ गई। तो रमेश धवाला के हाथ में पूरी दारोमदार था, और रमेश धवाला, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो बीजेपी के लोग हैं, नड्डा जी की ड्यूटी लगाई गई कि आप उनको लेके आओ, उन्हें हमने टिकट नहीं दिया था लेकिन उनका समर्थन हमें चाहिए। और बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम रहे, जो लंबे घटनाक्रम है, लेकिन अगर आप शॉर्ट में देखें। नहीं आप विस्तार से बताइए सर, वी हैव ऑल द टाइम, बताइए। तो हुआ ये कि रमेश धवाला, क्योंकि शांता कुमार समर्थक थे, उन्होंने एक कंडीशन लगा दी नरेंद्र मोदी जी के सामने कि अगर मैं समर्थन भाजपा को दूंगा, मैं भाजपा का आदमी हूं, भाजपा के लिए समर्थन की घोषणा करता हूं, लेकिन मेरी शर्त होगी कि मुख्यमंत्री आप धूमल जी को नहीं बनाएंगे, शांता जी को मुख्यमंत्री बनाए। जबकि उससे पहले एक घटनाक्रम ये रहा कि जब धूमल जी को प्रोजेक्ट नहीं किया गया एज मुख्यमंत्री, तो बहुत बड़ी चर्चा रही और धूमल ग्रुप ने एक बहुत बड़ा एजेंडा चलाया उस समय कि बिना दूल्हे की बारात है बीजेपी, और अगर दूल्हा घोषित नहीं होगा तो इस बारात का कोई फायदा नहीं है और बीजेपी हार जाएगी। और इस चुनाव की एक और खास बात थी कि वीरभद्र सिंह इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनकी सरकार रिपीट होगी, जो कि सरकार में सत्ता में थे। उन्होंने 1 साल पहले, ये चुनाव 1999 में होने थे लेकिन 1998 में करा दिए, इसी कॉन्फिडेंस से कि वो सरकार में वापस आएंगे, और उनका जनमत में बहुत सारे लोगों में प्रभाव है। लेकिन हुआ ऐसा कि कांग्रेस बराबर सीटें ले गई और बीजेपी, और जो सुखराम जी का आपने जिक्र किया, उनकी हिमाचल विकास कांग्रेस बनी थी उस समय, जो भाजपा के समर्थन में चल रही थी। दोनों के मिलाकर 28, मैंने आपको कहा, एक की अचानक मृत्यु हो गई, जो बहुत ही मतलब विस्मयकारी चीज थी कि जिस दिन उनका ओथ होनी थी वो हार्ट अटैक उनको हो गया। तो दोनों की इक्वेशन ये हुई कि अगर धवाला कांग्रेस का साथ दे, उनके साथ 32 विधायक हो गए, और भाजपा 28 विधायकों के साथ, बाकी सुखराम की पार्टी के साथ वो भी उतने ही विधायक हो गए। तो सरकार की स्थिति इतनी रुचिकर हुई कि वीरभद्र सिंह ने उसमें, क्योंकि उनकी सरकार थी, रमेश धवाला को रास्ते में जब वो शिमला की तरफ आ रहे थे और जब बीजेपी ने उनका संपर्क भी हुआ, एक तरह से उनका अपहरण किया गया, बिल्कुल ही है, और उन्हें उठा लिया गया। उठाने के बाद उनको वीरभद्र सिंह के घर छोड़कर आए, और ये काम जो किया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो हर्ष महाजन पूर्व मंत्री रहे हैं, जो आज बीजेपी का दामन अभी इसी चुनाव में जिन्होंने संभाला है, उसमें भी अपनी कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए इस सारे काम में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस सारी धमा चौकड़ी में और ढींगा मस्ती में क्या हुआ, धवाला जी की गाड़ी टूट गई, उनके शीशे टूट गए, उन्हें उठाया गया, दूसरी गाड़ी में ले जाया गया, और अचानक सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रमेश धवाला जी ने कहा कि मुझे जो मेरी ये कंडीशन थी कि शांता कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, मैं उस पे भी, अब मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। शांता कुमार और धूमल भाजपा के हैं, भाजपा ने मेरा टिकट काट दिया था, तो मैं वीरभद्र सिंह जी को अपने समर्थन की घोषणा करता हूं, और मैं उन्हीं की सरकार का एक विधायक, मेरे समर्थन उनके साथ है। रमा देवी हिमाचल की राज्यपाल थी, जो पहले कर्नाटक की राज्यपाल बनी, इस वजह से विवाद में आई। रमा देवी के पास वीरभद्र सिंह गए और उन्होंने क्लेम किया सरकार का कि ये एक विधायक मेरे साथ है, हम लोग बीजेपी से एक विधायक ज्यादा हो गए हैं, तो आप हमें सरकार बनाने का न्योता दीजिए। बीजेपी की रमा देवी जी ने नहीं सुनी, क्योंकि बीजेपी ने भी कहा कि हमारे भी साथ सुखराम की पार्टी के लोग हैं, हम उन्हें पेश करेंगे आपके साथ। कुल मिलाकर कहना मैं ये चाहता हूं कि उस समय बीरबल जी को भी याद होगा, हिमाचल में बड़े नाटकीय घटनाक्रम हुए। रात को 2 बजे परेड हुई और उसके बाद वीरभद्र सरकार सत्ता में आई, और धवाला एकमात्र नेता थे जो भाजपा के थे, लेकिन उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, और
कैबिनेट मिनिस्टर बनके वो सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री बने उस सरकार में। और क्योंकि वीरभद्र सिंह जी को ये खतरा था कि ये क्योंकि भाजपा के आदमी है और नरेंद्र मोदी जी उस समय काफी तेज तरार हिमाचल पर की भाजपा के प्रभारी थे, पूरी टीम बड़ी तेज तरार थी, तो उन्हें ये खतरा था कि किसी भी दिन ये सरकार टूट जाएगी, क्योंकि किसी भी दिन धवाला ने अगर समर्थन वापसी की घोषणा कर दी तो एक विधायक के सिर पर चलने वाली सरकार गिर जाएगी। तो धवाला जी को मुख्यमंत्री आवास, आप बेशक लाए होंगे, जो ओक ओवर है जहां आज भी जयराम ठाकुर रहते हैं, एकमात्र ऐसे मंत्री थे जिन्हें मुख्यमंत्री आवास आवंटित किया गया, उन्हें मुख्यमंत्री आवास में रखा गया और इतनी सिक्योरिटी वहां थी कि वो अपनी मर्जी से ना मालरोड जा सकते थे, ना किसी के घर जा सकते थे, ना किसी से मिल सकते थे, वो अकेले वहां रहते थे और उन्हें किसी बीजेपी के नेता से तो छोड़िए कांग्रेस के नेता से भी बात करने की इजाजत नहीं थी। ये पूरे 6 दिन चला और 6 दिन तक ये था कि धवाला जी सरकारी गाड़ी उन्हें लेने जाती थी, पुलिस की एक पायलट एस्कॉर्ट गाड़ी उनके साथ चलती थी जो किसी मंत्री के साथ नहीं चलती। वहां से वो सचिवालय आते थे, सचिवालय में उन्हें पत्रकारों से मिलने की इजाजत थी, लेकिन 2-3 लोग सीनियर कांग्रेस के नेता उनके पीछे खड़े रहते थे। और धवाला जी हमेशा एक एफिडेविट उन्होंने बना के दिया कि मैं वीरभद्र सरकार के साथ मन से हूं, बीजेपी के साथ मेरा कोई नाता नहीं है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करते थे, उन पे पत्रकार बार बार पूछते थे कि आप पे किसी का दबाव तो नहीं है, आप किसी से मिलते नहीं, वो रोज कहते कि नहीं मुझे वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में पूरा विश्वास है। तो एक डाउट था, नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी दौरान, उन्हें आज भी ये बातें याद है, जब अगर कभी आप मिलने का मौका मिलेगा बड़ी रुचि से ये बातें सुनाते हैं हिमाचल की। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि धवाला बेसिकली बीजेपी का आदमी है, हमने उन्हें टिकट नहीं दिया था, ये गलती हमसे हुई, अब वो जीत कर आए, वो कांग्रेस के माइंडसेट वाले आदमी ही नहीं है, उनकी मानसिकता ही कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस का जो गुंडाइज्म है, जिस तरह से उन्हें उठा के वो ले गए, तो हम उन्हें वापस लाएंगे, जिस दिन भी हमें उनसे बात करने का मौका मिलेगा वो रिजाइन करेंगे और कांग्रेस की सरकार गिरेगी। लेकिन इसके विपरीत धवाला के जो बयान थे वो बहुत रुचिकर थे और वो रोज कहते थे मैं वीरभद्र सिंह के प्रति आस्था रखता हूं, भाजपा मुझे धोखा दे चुकी है और भाजपा को मैं छोड़ चुका हूं। इसी दौरान क्या हुआ, एक वेटर, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, नड्डा जी जो थे उसमें, स्वास्थ्य मंत्री तो बाद में बने, नड्डा जी और राकेश पठानिया जिनकी सीट नूरपुर से बदली गई है, तेज तरार नेता थे दोनों उस समय। नरेंद्र मोदी जी पीटर ऑफ जो यहाँ का होटल है उसमें बैठे और इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कोई सोर्स ढूंढो जो धवाला को हमारी बात पहुंचाए। तो एक वेटर हिमाचल टूरिज्म का जो कि सर्विस करता था ओक ओवर में सीएम रेजिडेंस पे, धवाला जी को जहां पे रहने का मौका मिला हुआ था एज ए मिनिस्टर, वो सीएम हाउस की वो एंजॉय कर रहे थे। तो एक वेटर को नैपकिन पे एक संदेश लिख के भेजा गया कि धवाला जी आप भाजपा के हो, आपका भाजपा में ही आप अच्छे नहीं लग रहे हो कांग्रेस में, और कांग्रेस वाले आपको कभी नहीं अपनाएंगे, आप रिजाइन कीजिए और बाहर आइए। तो उस वेटर के थ्रू ही वापस मैसेज धवाला का है कि मैं घुटन महसूस कर रहा हूं, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन मुझे ये लोग इस हद तक डरा रहे हैं, इस हद तक मैं एफिडेविट दे चुका हूं कि मैं वीरभद्र सिंह जी के साथ ही रहूंगा, तो आप मुझे यहां से निकालिए, मैं आपके साथ आना चाहता हूं। अगले दिन स्ट्रेटेजी बनी और पूरी पुलिस वहां पे मौजूद थी, सीआईडी मौजूद थी। फिर संदेश गया कि इस बार जब आप ओक ओवर से कल मिनिस्टर बन एज ए मिनिस्टर जब सेक्रेटरीट की तरफ जाओगे तो जिस गाड़ी में आप चलते हो ओक ओवर जब आप आएंगे तो देखना, आप जो सीएम रेजिडेंस है जब उससे गाड़ी बाहर निकलती है तो यू टर्न लेकर वो सचिवालय की तरफ जाती है, तो एक बार वो गाड़ी बैक होती है। तो नीति ये बनाई गई, पॉलिसी ये बनाई गई कि जब वो गाड़ी स्लो होगी और बैक होगी, धवाला जी छलांग मारेंगे, गाड़ी से बाहर निकलेंगे, सामने राकेश पठानिया जी खड़े होंगे जो कि एक सादा गाड़ी में आएंगे किसी कार्यकर्ता की, और धवाला जी को वो दौड़ लगाएंगे वहां से और 100 मीटर के डिस्टेंस पे उस गाड़ी में बैठेंगे जो मोदी जी के पास लेकर चली जाएगी। तो ये सारा तय हुआ और अगले दिन यही ड्रामा हुआ। धवाला जी की गाड़ी निकली, ओक ओवर के गेट खुले जो हमेशा बंद रहते थे, गाड़ी बाहर आई, यू टर्न लिया, जैसे ही बैक हुई धवाला जी ने छलांग मारी, भागे, सामने राकेश पठानिया की गाड़ी में बैठे और वो पुलिस वाले जो उनके एस्कॉर्ट के लिए थे वो थोड़ी देर भागे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि धवाला जी चले गए वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने जाके एसपी को बताया कि मंत्री जी तो भाग गए और मंत्री जी सीधे मोदी जी के पास पहुंच गए। नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नर को फोन किया कि आप जो जिस बात पे आपने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बना रखी है वो एक विधायक हमारे पास है और अब वो समर्थन हमें दे रहे हैं, तो आप हमें इन्वाइट कीजिए सरकार बनाने के लिए। रमा देवी, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में और कांग्रेस रमा देवी गवर्नर हो रही थी दिल्ली से, तो रमा देवी जी ने उनकी बात नहीं मानी और उस समय बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल जो उनके पास गया था उसमें भी उन्होंने साफ साफ कहा कि आप लोगों का
अकेला बहुमत नहीं है, कांग्रेस अकेली सबसे बड़े बहुमत 31 विधायकों के साथ पार्टी में आई है। आप 28 विधायक हैं, एक विधायक की आपकी मृत्यु हो गई है, 29 थे। आप HVC जो हिमाचल विकास कांग्रेस थी उसके साथ आकर आप क्लेम कर रहे हैं मैं आपको सरकार बनाने की इजाजत नहीं देती। तो फिर तय हुआ कि हिमाचल विकास कांग्रेस के 3 विधायक जो जीत कर आए थे, उनमें से एक मनसाराम थे जो हिमाचल में बाद में मंत्री बने, एक ये अपना मुझे याद आ रहा है 2 विधायक अपने महेंद्र सिंह थे जो अभी जिनका टिकट काटकर रजत शर्मा को दिया गया, ये भी उसमें हिमाचल विकास कांग्रेस से जीत कर आए थे, और एक पंडित सुखराम जो खुद उसमें जीते थे मंडी से। तो प्रकाश चौधरी, हाँ, ये 4 लोग थे जो हिमाचल विकास कांग्रेस से जीत के आए थे। इन लोगों को लाया गया और बड़ी पंजाब में जैसा कि अभी ड्रामा हुआ, बॉम्बे के विधायकों को बाहर रखा गया, गुवाहाटी रखा गया, वैसे इन लोगों को पंजाब में, क्योंकि बीजेपी और अकाली की सरकार थी, वहां से इन सबको लाया गया। और रात को 2 बजे मुझे अभी तक याद है पूरी सुरक्षा, क्योंकि वीरभद्र सिंह की थी, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था में कि जिस तरह से धवाला जी को उठा लिया गया उसी तरह से कहीं इन 4 को ना उठा लिया जाए, पूरा घेराबंदी करके ह्यूमन चेन बनाकर इन्हें पेश किया गया राज्यपाल के सामने। और राज्यपाल जी को कहा गया कि अब हम लोगों की संख्या कांग्रेस के बराबर हो गई है, कांग्रेस से एक विधायक और हमारे पास आ गया है, तो आप हमें सरकार बनाने के लिए न्योता दीजिए। तो आप पहले रमा देवी ने बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने कहा कि धवाला जी जो आए थे उन्होंने शराब पी रखी थी। रात को पूरे पत्रकार 2 बजे राजभवन में इकट्ठा हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, धवाला जी पे मैं विश्वास नहीं कर सकती, वो शराब पी कर आए। तो इस पे बहुत बीजेपी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने शराब आज तक नहीं पी, ना वो शराब पीते हैं, इसलिए मैडम आप कांग्रेस का साथ देना बंद कीजिए और हम लोगों को इनवाइट कीजिए सरकार बनाने के लिए। तो बहुत ड्रामा हुआ। उसके बाद दिल्ली में सरकार में परिवर्तन हुआ। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में शायद 19 मार्च को सरकार बनी थी दिल्ली में 1998 में। और जैसे ही भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी, नेतृत्व वाली आडवाणी जी होम मिनिस्टर बने, रमा देवी जी पासा पलट गई। रमा देवी जी ने खुद धूमल जी को फोन किया और उन्हें कहा कि आपका क्लेम मुझे लगता है बहुत जायज है और इस समय क्योंकि आपके साथ है, आप आइए और अपना क्लेम पेश कीजिए। तो धवाला जी जो थे उसमें उन्होंने, बीजेपी भी उनको सामने तब तक नहीं लाई थी, उन्हें भी स्थान पर रखा गया था। वो सभी लोग आए और उन्होंने क्लेम पेश किया। और उसके बाद वीरभद्र सिंह यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते रहे कि नहीं, धवाला का आज भी जब विधानसभा शुरू होगी और बहुमत साबित करने की बात आएगी तो धवाला कांग्रेस के समर्थन में ही खड़े होंगे और बीजेपी ने उन्हें किडनैप किया है। तो 12 मार्च 1998 को विधानसभा का सेशन बुलाया गया बहुमत साबित करने के लिए, जिसमें धवाला जी पेश हुए और ये हिमाचल विकास कांग्रेस के सभी विधायक पेश हुए। और जैसे ही विधानसभा का सेशन हुआ, वीरभद्र सिंह उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह चुके थे कि मैं कल धवाला का समर्थन हासिल करके दिखाऊंगा। और इतनी टेंशन 1998 में शिमला में थी कि लोगों में शक्ति प्रदर्शन, सड़कों पर लड़ाइयां होने की बात आई। निचला हिमाचल, ऊपर का हिमाचल जो राजनीति, आप सेब उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करते हैं, हजारों लोग शिमला में जमा हो गए और ऐसा लगा कि अगले दिन आपस में मुझे लगता है लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। बहुत सारी बातें हुई और वीरभद्र सिंह बड़े परेशान रहे। और अंत में जब बहुमत साबित करने की बात आई, उससे पहले ही वीरभद्र सिंह ने रिजाइन कर दिया और 6 दिन की सरकार उनकी गिर गई। और सरकार गिरने के बाद वीरभद्र सिंह ने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, धवाला हमारे साथ था, बीजेपी ने उन्हें किडनैप किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने उसमें फिर क्लेम किया, रमा देवी जी ने धूमल जी को इनवाइट किया, उन्हें कहा कि आप आइए, सरकार बनाइए और अपना बहुमत साबित कीजिए। लेकिन कांग्रेस ने फिर दावा किया कि हम और बीजेपी क्योंकि बराबर विधायक हैं, हमारे भी 31 हैं, बीजेपी के भी 31 हैं, और धवाला जो है एक इंडिपेंडेंट की तरह है, विवाद खड़ा किया गया। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक और चला जो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने इसकी परमिशन ली कि गुलाब सिंह, जिनकी आपने बात की जोगिंद्रनगर से, गुलाब सिंह कांग्रेस में थे और कांग्रेस, क्योंकि दल बदल कानून के तहत कांग्रेस के लोग टूटकर अगर वो 1/3 ना हो तो वो समर्थन नहीं हासिल कर दे सकते थे। फिर गुलाब सिंह जी से बात की गई जो सुखराम जी के चहेते थे, काफी क्लोज थे। तो गुलाब सिंह जी को तोड़ा गया और अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के नेता का नाम प्रमोट किया। और ये इतना गुप्त रखा गया कि जिसमें अध्यक्ष का चुनाव होना था उसमें कांग्रेस गुलाब सिंह जी को कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए साथ लेके जा रही थी। अंदर जब वो भरने लगे पर्चे तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बीजेपी का उम्मीदवार हूं। और बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उनका चुनाव हुआ, वो अध्यक्ष बन गए, जिससे कांग्रेस का एक विधायक कम हो गया
और वो निष्पक्ष, क्योंकि अध्यक्ष की गिनती ना विपक्ष में होती है ना पक्ष में होती है, तो गुलाब सिंह जी अध्यक्ष बन गए और कांग्रेस का एक विधायक कम हो गया, उसकी गिनती बीजेपी के विधायकों से एक कम हो गई और कुल मिलाकर वो सरकार चलनी शुरू हुई। धूमल जी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी को चाणक्य की संज्ञा पहली बार हिमाचल में मिली और अखबारों ने ये छापा, हमारे अखबार ने भी छापा, दूसरे अखबारों ने भी छापा कि चाणक्य नीति जो थी नरेंद्र मोदी की थी। जिस तरह से गुलाब सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया, कांग्रेस का एक विधायक कम कर दिया गया, धवाला को फिर से उठाकर वापस लेके आए, धवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और धूमल जी मुख्यमंत्री बन गए। तो मुझे अभी तक याद है नरेंद्र मोदी जी को इस चीज से इतना बूस्ट मिला कि उन्हें जो हिमाचल और उत्तराखंड के प्रभारी थे वो हिमाचल भाजपा के, उन्हें एकदम से राष्ट्रीय महासचिव भाजपा ने बनाया। आपको याद होगा राष्ट्रीय महासचिव वो बने सिर्फ इसलिए कि हिमाचल में सरकार बनाने का जो पूरा काम था वो बड़ी मुश्किल था, बड़ा जटिल था जी। हाँ, उन्हें बनाया गया और मोदी जी अक्सर ये बात कहते हैं कि मेरी शुरुआत राजनीतिक जीवन की वहीं से हुई। उसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तो धवाला जी का इतिहास बड़ा रुचिकर है। बहुत कमाल की कहानी सुनाई आज आपने शशिकांत शर्मा जी, नैपकिन पर संदेशा भेजना। हेमंत जी जरा हम लोग कुछ समय की कमी मुद्दों की बात कर लें। ओपीएस और सेब उत्पादकों के अलावा और क्या बड़े प्रसंग नजर आ रहे हैं? जैसा पहले इन्होंने कहा, ओपीएस से इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है मसला। और हमारी जो पड़ोसी है पंजाब, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पे, उन्होंने अभी दिवाली से 1-2 दिन पहले सैद्धांतिक तौर पे ओपीएस की घोषणा कर दी, ओपीएस देने की पंजाब में। इससे ये मुद्दा जो थोड़ा बहुत मतलब चर्चा तो थी इसकी, एकदम से फिर ये जो कुछ थोड़ा बहुत अगर ये चर्चा कहीं हल्के फुल्के हुए होंगे, दोबारा से एक बार फिर से रिफ्रेश हो गई है चीजें सारी और ओपीएस जोरदार तरीके में चर्चा में है। इसके बाद जबकि पंजाब ने, क्योंकि हिमाचल में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें खासतौर पे वेतनमान और इन तमाम चीजों को लेके पंजाब को फॉलो करते हैं हिमाचल प्रदेश। और आम आदमी पार्टी ने एक ये, हालांकि वो सक्रिय नहीं है बहुत ज्यादा, आम आदमी पार्टी मतलब उनका गुजरात पे फोकस है, थोड़े दिन आए थे यहाँ पे फिर चले गए नेता सारे इनके यहाँ पे। अभी पिछले मेरा ख्याल 20-25 दिन से तो मैंने कुछ ज्यादा एक्टिविटी इनकी देखी नहीं उस हिसाब से। लेकिन वहां पड़ोस में एक बीजेपी के लिए समस्या तो जोड़ कर दी उन्होंने कि हम कैबिनेट में कि सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है कि पंजाब में ओपीएस लागू कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार। तो इससे टेंशन थोड़ी और बड़ी है। तो मुद्दा तो यही है एक तरह से, क्योंकि जो पहले भी कहा शशिकांत जी ने कि अपने इन्होंने भी कि कर्मचारियों का रोल रहता है हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से, क्योंकि छोटा सा प्रदेश है। और एक बारी तो शांता जी की सरकार ही कर्मचारियों ने मतलब डुबो दी थी एक तरह की सारे। तो ये मैं दूसरी बात ये भी कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में मुद्दों पे इलेक्शन ना के बराबर हुए हैं। पिछले बहुत सारे इलेक्शन ऐसे निकल गए हैं, चाहे वो 98 के इलेक्शन थे, चाहे 2007 के थे, चाहे 2012 के थे, चाहे 2017 के थे। कोई मुद्दा नहीं था। आप कह नहीं सकते कि ये ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे से सरकार बनी या सरकार बिगड़ी। इस बार ये ओपीएस एक मुद्दा है। अब इसको अभी मुझे लगता है कि क्योंकि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जो भी गारंटियां दी हैं, आम आदमी पार्टी ने गारंटियां दी है, दोनों पार्टियों ने कहा है कि सरकार बनते ही, अगर हमारी सरकार बनती है तो सरकार बनते ही हम पहला काम जो करेंगे ओपीएस लागू करेंगे, ओपीएस को बहाल करेंगे। अभी बीजेपी का आना है, बीजेपी की कोई घोषणा पत्र या जो भी गारंटियां जो भी कुछ रहता है पत्र वो आना है। तो उसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि ओपीएस को हल्का फुल्का जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री है वो टच किया उन्होंने बीच में। अदरवाइज बीजेपी के नेता ज्यादा ओपीएस के बारे में बोल नहीं रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि एक रैली में कहा था उन्होंने कि ओपीएस तो मोदी ही देंगे, ऐसा कुछ बात कही थी। अब ये जो घोषणा पत्र आना है और जो भी बीजेपी कुछ गारंटियां वाला जो और पार्टियों ने दी है उसमें अभी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ये करेंगे जरूर, ताकि या तो ओपीएस को लेके कुछ बात कहेंगे। हालांकि ये बीजेपी की एक पॉलिसी की उस तरह से उनकी बीजेपी सरकारें जहां भी जिन राज्यों में वहां ओपीएस का कोई मसला ये बात नहीं कर पा रहे सारे। या तो ये ओपीएस को लेके कोई बात करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि ताकि ओपीएस को कुछ न्यूट्रलाइज करें या उसको मसले को थोड़ा सा कुछ हल्का करने की कोशिश करें। तो मुद्दा तो यही है सबसे। बाकी मैंने पहले भी मैं कहता रहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हर कंस्टिट्यूएंसी के अपने मुद्दे हैं।
हर कंस्टिट्यूंसी का अपना गणित है और वहां पे अपने समीकरण है। तो एक मुद्दा कोई ऐसा तमाम कंस्टिट्यूंसियों पे हावी होता है ऐसा आज तक हुआ नहीं है, बड़े बड़े समय से ऐसा नहीं हुआ है। तो ओपीएस जरूर है जिसकी की चर्चा सबसे ज्यादा, तो इसको आप एक मुद्दा कह सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जो कहा कि बीजेपी का अभी थोड़ा बाकी है आना, तो देखो उसमें क्या करते हैं। चलिए, इलेक्शन अभी खुलेगा और नेता नगरी की चुनाव पर नजर बनी रहेगी। एक सूचना और भी है कि नेता नगरी की सीरीज मुख्यमंत्री, जिसमें हम पॉलिटिकल किस्से सुनाते हैं, हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिकल किस्से, जल्द आपको ललन टॉप पर नजर आएंगे। और नजर आएगी हिमाचल प्रदेश में ललन टॉप की 2 टीमें जो अलग अलग इलाकों में जाएंगी, नेताओं से बात करेंगी। जमघट भी नजर आएगा जिसमें सत्ताधीश और सत्ता के दावेदार अपने अपने पक्ष की बात रखेंगे। आप तीनों मेहमानों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नेता नगरी में आपने विस्तार से सुना हिमाचल प्रदेश की राजनीति के बारे में और ब्रिटेन की राजनीति के बारे में और उसके इंडिया कनेक्शन के बारे में। अब आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। पहली सलाह तो यही है कि किसी को बिना मांगी सलाह मत दीजिए। दूसरी सलाह ये है कि परिवार को खूब समय दीजिए। तीसरी सलाह ये है कि उसके बाद जो समय बचे उसे किताबों में और जो भी आपके शौक हो उनमें लगा सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक है तो पढ़ लेते हैं। एक तो हमारे हाथ लग गई पुरानी किताब जो आउट ऑफ प्रिंट है। अगर आपको कभी किसी पुरानी किताबों की दुकान मिले तो फ़ौरन से लपक लीजिए और हमको मेल भी लिखिएगा, तो हम आपको बधाई देंगे। किताब जनार्दन ठाकुर बहुत बड़े पत्रकार हुए, उनकी लिखी है, ऑल द जनताज मैन। वो हमें कहीं से मिल गई हमारे एक मित्र के ज़रिए और उसको पढ़ने में बहुत लुत्फ़ आ रहा है। पतली सी किताब। उनके जो बेटे हैं वो भी बड़े पत्रकार हैं, शंकरचंद ठाकुर जी, और हमने उनसे आग्रह भी किया है कि इन किताबों को, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन, ऑल द जनताज मैन, इन सबको नए सिरे से सर्कुलेशन में लाया जाए। तो एक रिकमेंडेशन तो वो है जनार्दन ठाकुर की किताबों के बारे में। दूसरी रिकमेंडेशन है, ये अशोक पांडे की किताब है, तारीख़ में औरत। इसे आप ज़रूर पढ़िए, बहुत दिलचस्प। इसमें 50 से ज़्यादा महिलाओं के बारे में संक्षिप्त लेख हैं, रोचक ढंग से लिखे गए हैं। और ये महिलाएं सब तरह के वृत्ति से आती हैं। कोई एथलीट है, कोई फिल्म मेकर है, कोई कवि है, और पूरी दुनिया से आती हैं। तो बहुत रोचक भी है, प्रेरक भी है ये 2 किताबें। और कंतारा का मैं बहुत जिक्र सुन रहा हूँ, कंतारा या कंटारा जैसे भी आप उसको उच्चारण करने चाहें, तो उसको देखने का प्रयास रहेगा। और मैं कई पुरानी चीज़ें भी देखता रहता हूँ इन दिनों। न्यूज़ रूम एक बड़ी मशहूर सीरीज़ है, उसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। आप बताइए क्या देख पढ़ सुन रहे हैं, और नेता नगरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। एक खबर और, ललन टॉप अड्डा लौट कर आ रहा है दिल्ली में। विशाल भव्य 3 दिनों का ललन टॉप अड्डा, जिसमें आप बहुत सारी देश दुनिया की हस्तियों से मिलेंगे। ललन टॉप अंदाज में आपके सामने उनसे बातचीत होगी, हचक के ललन टॉप क्विज और मौके पर इनाम होंगे, और हम सब लोग तो आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे ही। तारीखें नोट करिए, टिकट वगैरह बुक करना शुरू कर दीजिए। हमारी मार्केटिंग टीम ऐड बना के जब आपको सूचित करेगी तब करेगी। हम पहला न्योता आपको दे रहे हैं। 18, 19, 20 नवंबर दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, यहाँ पे होगा ललन टॉप अड्डा। तो ये 3 तारीखें ब्लॉक करिए। फ्राइडे की छुट्टी का मेल अभी से डाल दीजिए और आने का इंतज़ाम कर लीजिए। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं और दिल्ली के हैं तो भी आप कमर पेटी बांध लीजिए। शुक्रिया, बाय बाय।